आप सभी का स्वागत है इस मानवा के सेकंड सीजन के पहले एपिसोड के अंदर। आई होप कि आपने इसके सीजन 1 को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इसके सीजन 1 को नहीं देख रखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करके इसके सीजन 1 को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। हमने ये देखा था कि टेक्यूलिन अपने सारे मिशन को कंप्लीट करने के बाद वापस ट्रेन के जरिए अपने घर जाने वाला था, लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से हो जाती है, जिसके अंदर URR इंकारनेट हुई थी, जिसकी वजह से डेक्यूलिन को वो अपना सा लगती है और URR को भी डेक्यूलिन अपना सा लगता है। और इसी सस्पेंस के साथ पिछला सीजन एंड हुआ था। तो बिना किसी देरी के सीजन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था। डेक्यूलिन और वो छोटी बच्ची जिसके शरीर के अंदर URR है, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उन दोनों को ही एक दूसरे को देखकर अपना सा फील आ रहा था। तभी अचानक से ये दोनों होश में आ जाते हैं। वहीं पर डेक्यूलिन साइड की तरफ मुड़ता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर मैं एक गेम कैरेक्टर को देखकर आखिर क्या सोच रहा हूँ। वहीं पर URR भी अपने मन के अंदर ये कहती है कि अपने आपको संभालो, वो सिर्फ डेक्यूलिन है। वहीं पर वो ये कहकर वापस से वनेसा की तरफ आने लगती है। वहीं पर जो डेक्यूलिन था वो अपने स्टूडेंट्स जो कि बाहर की तरफ घूम रहे थे उन्हें रोकते हुए उनसे ये कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर ज्यादा बदमाशी करोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। वहीं पर जो वनेसा था वो अपने मन के अंदर ये सोच रही होती है कि उसने पक्का हमें देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या वो सच में चेंज हो चुका है? वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेक्यूलिन अपने सिस्टर के साथ कहीं पर जा रहा था। वहीं पर जो उसकी सिस्टर थी वो काफी घबराई हुई लग रही थी। ये देखकर डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि एरियल तुम शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर एक डरे हुए कुत्ते की तरह डरना बंद करो। एरियल ये कहती है कि लेकिन अभी हम लोग नए एम्परर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, ये काफी अजीब होगा अगर मैं डरी हुई नहीं होंगी तो। डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसके सामने अपने सर को झुकाना है। हम लोग यहाँ पर उनसे बातचीत नहीं करने वाले हैं, इसलिए ड्रामा करना बंद कर दो। वहीं पर वो अपने पास से कुछ नोट्स को निकालकर एरियल को देते हुए ये कहता है कि इसे ले लो। इसे देखकर एरियल ये पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है। इस पर डेक्यूलिन ये बताता है कि ये मेरी सोच है। मैंने काफी सारे कंडीशंस को एनालाइज करते हुए ये पता लगा लिया है कि आखिर जो हमारी नई एम्परर है उनकी टेम्परामेंट कैसी होगी, इसलिए इस चीज को कंसिडर करते हुए हमारी टेरिटरी को मैनेज करना। डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये बताता है कि 12 दिन पहले केला बीम जो कि हमारे प्रीवियस एम्परर थे वो मारे गए, और इस चीज की वजह से जब जो नए एम्परर है वो आएंगे तो जो प्रोग्रेशन क्वेस्ट होगा वो काफी जल्दी मेरे ऊपर आएंगे। इसलिए आगे क्या क्या हो सकता है उन सारी चीजों को सोचते हुए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अगर जो एरियल है वो इसे फॉलो करती है तो मैं इस जगह पर आने वाले फ्यूचर क्वेस्ट के डिफिकल्टी को डिक्रीज कर सकता हूँ। इस पर इन सभी चीजों को पढ़कर एरियल डेक्यूलिन से ये पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर एक भविष्य बताने वाले इंसान हो या फिर कुछ और? अगर नहीं तो तुम यहाँ पर प्रिटेंड करना बंद करो। डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी, इसलिए तुम अपना काम ध्यान से करना। यह सुनकर एरियल खामोश हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर नए एम्परर को क्राउन पहनाया जाएगा। जहाँ पर जो एक सोल्जर था वो डेक्यूलिन को एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाउस यूक्लाइन के मेंबर्स आप वहाँ पर चले जाएं, जबकि दूसरी तरफ जो नॉर्मल लोग थे उन्हें जो नाइट्स थे वो रोक कर रखे हुए थे। वहीं पर इतने सारे लोगों को देखकर एरियल ये कहती है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग आए हुए हैं। तभी जे की नजर सामने की तरफ जूली की तरफ पड़ती है। वो भी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन वो जे को देखकर कुछ भी नहीं कहती है और वो यहाँ पर से चली जाती है। वहीं पर उसकी शकल सूरत को देखकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो अब भी इस जगह पर वेरोन के बारे में सोच रही है। तभी यहाँ पर एक काफी चमकता हुआ कैरेज आ जाता है। वहीं पर उसे देखकर सारे के सारे लोग नीचे की तरफ घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तभी इस कैरेज के अंदर से होने वाली नई एम्परर बाहर की तरफ निकलती है और वो काफी स्टाइलिश तरीके से थ्रोन की तरफ बढ़ना चालू कर जाती है। वहीं पर जो पोप होता है वो होने वाले नए एम्परर को वो क्राउन
हेडफोन पहनाता है और इस चीज की वजह से जो ड्रम्स की आवाजें होती है वो चारों तरफ गूंज उठती है और जो लोग थे वो यहाँ पर अपने नए एम्परर को ग्रीट करना चालू कर जाते हैं और इसी चीज की वजह से इस एम्पायर को उनका नया एम्परर मिल जाता है जिनका नाम सोफियन एकातेरे है। वहीं पर ताजपोशी होने के बाद जो एम्परर होती है वो उब्बासी लेना चालू कर जाती है। ये देखकर एरियल ये कहती है कि वो तो उब्बासी ले रही है। वहीं पर देखियो लीन अपने मन के अंदर ये बताता है कि जो नई एम्परर सोफियन है उनके पास काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस और काफी बड़ी स्टेटस होने के बावजूद भी वो हमेशा बोर रहती है और इसका जो रीजन है वो उसके कैरेक्टर डिजाइन की वजह है, क्योंकि गेम के अंदर उसके पास काफी बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। अगर वो एक नाइट बनना चाहे तो वो आसानी से एक गार्जियन नाइट बन सकती है। अगर वो यहाँ पर एक मेज के रास्ते पर चलना चाहे तो वो आसानी से एक आर्च मेज बन सकती है। सारे रास्तों के अंदर उसके पास काफी इनक्रेडिबल टैलेंट है और इसी चीज की वजह से उसे किसी भी चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़ी एक रीजन है, वो अपनी बात को फिनिश कर पाता उससे पहले ही उसे काफी डरावना एहसास होता है। उसे यह लगता है कि उससे कोई घूर कर देख रहा है और जब वो देखने के लिए अपने सर को घुमाता है कि आखिर उससे कौन घूर रहा है तो उसे ये देखने को मिलता है कि जो एम्परर है वो उससे घूर रही थी। तभी एरियल ये कहती है कि जो हर मजेस्टी है वो सारे नोवेल्स को सर्वे कर रही है। वो कुछ देर से चारों तरफ अपने सर को घुमा रही है। डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि नहीं, वो पक्का मुझे घूर रही थी, लेकिन आखिर वो इस तरीके से मुझे क्यों घूर रही थी। वहीं पर न्यू एम्परर को दिखाया जाता है जो कि एक चेस गेम प्यादे को पकड़ी हुई थी। वो ये कहती है कि ये काफी बोरिंग सेरेमनी है, मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर एम्बुश या फिर बम बमारे फूटेंगे। वहीं पर उसके बगल में उसका गार्ड केरोन मौजूद था जो कि उनकी बातों को सुनकर कुछ भी नहीं कहता है। तभी एम्परर आगे ये कहती है कि लेकिन यहाँ पर एक बंदा ऐसा है जिसने कि मेरे इंटरेस्ट को यहाँ पर जगाया है। तभी वो अपने पास से एक पेपर्स को निकालते हुए ये कहती है कि मुझे इस चीज को देते हुए ये कहा गया था कि मुझे ये ट्राई करना है। क्या तुम्हें ये बात याद है? तुमने ये कहा था कि इस चीज की वजह से काफी ज्यादा हंगामे हुए थे इन क्वेश्चंस की वजह से, और मैंने इसके क्रिएटर को देखा और इसी चीज की वजह से उसे देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं उससे पहली दफा मिलने वाली हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानता है। कायरोन उससे ये कहता है कि सभी लोग आपके बारे में जानते हैं। एम्परर ये कहती है कि नहीं, वो सबसे अलग है, मैं इसके बारे में अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो पक्का काफी अलग है। जब मैं उससे घूर रही थी तो उसे ये पता चल गया था कि मैं उससे घूर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया और ये काफी अम्यूजिंग है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना एक पुराना दोस्त मिल गया। कायरोन ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। एम्परर आगे ये कहती है कि जबकि मैं यहाँ पर एक एम्परर बन चुकी हूँ तो मुझे अपना काम करना चाहिए। चलो सबसे पहले मुझे वो काम करना होगा जिसका जो रूल्स है वो बिना लिखे हुए काफी टाइम से किया जाता है। और तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर एम्परर्स की क्लासेस के बारे में बात कर रही हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डेक्यूलिन था वो अपने असिस्टेंट के साथ अपने क्लास की तरफ जा रहा था। डेक्यूलिन ये कहता है कि भले जो स्कूल की टर्म है वो चालू हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अभी तक बेवकूफ ही है। उसका असिस्टेंट ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उन डेब्यूटेंट्स को कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर सुधरने के लिए। वहीं पर वो जैसी थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो काफी सारे बच्चे एक दरवाजे के सामने खड़े थे, बच्चे भी और टीचर्स भी। वहीं पर ये देखकर असिस्टेंट ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर फैकल्टी डोर के सामने इतने सारे लोग क्यों मौजूद हैं। डेक्यूलिन ये कहता है कि मुझे पता नहीं है। और जब वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो सामने की तरफ कायरोन अपने सोल्जर्स के साथ डेक्यूलिन का इंतजार कर रहा था। वहीं पर ये देखकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर यहाँ पर इंपेरियल फैमिली के मेंबर्स मुझे क्यों खोज रहे थे। तभी कायरोन अपने पास से डिग्री को निकालता है। वो ये कहता है कि डेक्यूलिन वोन ग्राहम यूक्लाइन जो ये लेटर है वो पैलेस से आया हुआ है, इसलिए तुम अपना रिस्पेक्ट दिखाओ। वहीं पर ये सुनते के साथ ही डेक्यूलिन और असिस्टेंट अपने घुटनों पे आ जाते हैं। कायरोन पढ़ता हुआ ये कहता है कि जो इंपेरियल फैमिली है वो ये चाहती है कि जो यूक्लाइन फैमिली के हेड हैं और साथ ही साथ मैजिक टावर के सीनियर प्रोफेसर हैं उन्हें ये होनर दिया जाए कि वो अपने मैजिक नॉलेज को हर मजेस्टी जो कि हमारे एम्परर हैं उनके साथ शेयर करे। और इस मौके को पाने के लिए आपको एक कैंडिडेट के तौर पर चूज किया गया है। अगर आप इसके अंदर पास हो जाते हैं तो आपको
इंस्ट्रक्शनल मेज बना दिया जाएगा ताकि आप एम्परर को पढ़ा सके। इसलिए आपको सबसे पहले इस मेज जॉर्ज ने जो क्वेश्चन क्रिएट किया है उससे सोल्व करते हुए अपने एबिलिटी को प्रूफ करना पड़ेगा। वहीं पर ये सुनकर डेक्यूलिन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या एम्परर ने मुझे चूज किया है। वहीं पर डेक्यूलिन आगे ये बताता है कि एम्पायर के अंदर एक ऐसी ट्रेडिशन है जहाँ पर एम्परर को आउटसाइड पर्सनल के जरिए 1 साल तक जानकारी हासिल करनी पड़ती है और इसके लिए नाइट्स, मेजेस और स्कॉलर्स को सेलेक्ट किया जाता है उनके एग्जाम्स के द्वारा। वहीं पर डेक्यूलिन आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि डेक्यूलिन के लिए कभी ऐसी डेवलपमेंट होगी जो मेरी इंटरेस्ट है वो इसके अंदर जाग चुकी है। मैं नॉर्मली इसके अंदर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर ऐसी इवेंट मेरे सामने अपने आप आ गई है तो इसे रिफ्यूज करना पागलपन होगा। और वैसे भी इंपीरियल फैमिली की जो क्वेस्ट होती है वो काफी ज्यादा अच्छी रिवॉर्ड देती है और साथ ही साथ मैं ये भी फिगर आउट कर लूंगा कि आखिर जो एम्परर थी वो मेरे ऊपर नजर क्यों रख रही थी। कायरोन ये पूछता है कि क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी एबिलिटी इनसफिशिएंट है तो तुम हार मान सकते हो। डेक्यूलिन ये कहता है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। यह सुनकर कायरोन उससे उसके टेस्ट का क्वेश्चन पेपर देते हुए ये कहता है कि तुम इसे लो। वहीं पर वो अपने साथियों के साथ जाते हुए ये कहता है कि ये बस इतना ही। वहीं पर वो जाने से पहले हल्का सा पीछे मुड़कर डेक्यूलिन की तरफ देखते हुए मेज जॉर्ज की बातों को याद कर रहा था जो कि उसे क्वेश्चन पेपर देते हुए ये कहता है कि ये वही क्वेश्चन पेपर है जिसके बारे में वो काफी टाइम से तैयारियां कर रहे थे और इसी क्वेश्चन पेपर को उन कैंडिडेट्स को सोल्व करना पड़ेगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर क्वालिफाई होने के लिए। वह उनके बातों को याद करता हुआ कायरोन अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर मेज जॉर्ज ने इस चीज को एक डिफिकल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो चलो यहाँ पर ये देखते हैं कि जिसके बारे में काफी सारी अजीबो गरीब र्यूमर फैली हुई है क्या वो इसे सोल्व कर पाएगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जो डेक्यूलिन होता है वो उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है और इस कारण से चारों तरफ नीले कलर का ऑरा फैल जाता है। ये देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी इस क्वेश्चन पेपर के अंदर से मेज जॉर्ज बाहर की तरफ निकलते हैं जो कि डेक्यूलिन को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं कि मैं इंपीरियल कोर्ट का मेज हूँ और मैं ही तुम्हारे इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के टाइमिंग को देखकर तुम्हारे कैपेबिलिटीज को जज करने वाला हूँ कि आखिर तुम्हें कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर तुमने 1 दिन के अंदर ही इसे सोल्व कर लिया है तो इसे काफी फास्ट कंसिडर किया जाएगा। वहीं पर जो बाकी के सोल्जर्स थे वो ये देखकर काफी हैरान थे कि डेक्यूलिन ने इसे एक ही बार में सोल्व कर लिया। वहीं पर डेक्यूलिन आगे ये पूछता है कि ये तो काफी इजी प्रॉब्लम था, मैं इसे इसलिए सोल्व कर पाया क्योंकि मैंने काफी टाइम से रिवीन लैंग्वेज के बारे में रिसर्च किया है, इसलिए मेरी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती थी। लेकिन जो उसके गार्ड्स होते हैं वो डेक्यूलिन के बारे में काफी तारीफें कर रहे थे। वहीं पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो रियून लैंग्वेज है वो काफी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट मानी जाती है, लेकिन ये मेरे लिए डिफरेंट है क्योंकि मैंने ही इन रिवीन लैंग्वेजेस को रिफाइंड किया था। हालांकि इस बात के काफी टाइम हो चुके थे, लेकिन मेरे पास कंप्रेहेंशन की ताकत है, इसलिए उन्हें याद करना उतना भी मुश्किल नहीं था। तभी कायरोन डेक्यूलिन से ये कहता है कि डेक्यूलिन ये रहा तुम्हारे लिए इंपीरियल फैमिली के लिए इन्विटेशन, तुमने इस एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाइड कर लिया है। इसे लेते हुए डेक्यूलिन उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर कायरोन इसके बारे में जाकर एम्परर को बताता है। वहीं पर एम्परर ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है कि डेक्यूलिन ने 5 मिनट्स के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। एम्परर ये कहती है कि तो अब यहाँ पर कुछ और भी कंसिडर करने के लिए नहीं बचा हुआ है, हम लोग डेक्यूलिन को चूज करेंगे। इस पर कायरोन ये कहता है कि मैं फिर भी यहाँ पर ये बिलीव करता हूँ कि हमें कुछ और देर तक उससे ऑब्जर्व करना चाहिए। एम्परर उससे ये कहती है कि आखिर यहाँ पर और कुछ क्या ही रह चुका है ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पर उसने एक ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जिसे कि जॉर्ज ने ये कहा था कि वो काफी डिफिकल्ट है और ऊपर से उसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उसे सोल्व कर लिया। वहीं पर वो आगे ये कहती है कि भले तुम यहाँ पर मेज लुंगना को सपोर्ट करते हो, लेकिन उसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 4 घंटे लग गए थे। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जो 4 घंटे हैं उसे काफी एक्सेलेंट माना जाता है, लेकिन किसी ने आज तक 5 मिनट के अंदर उसे सोल्व नहीं किया था, इसलिए जो रिजल्ट है वो क्लियर है। ये सुनकर कैरोन पहले तो खामोश होता है, लेकिन वो आगे ये कहता है कि योर मैजेस्टी, मैं यहाँ पर मेज लुंगना को अपने पर्सनल रीजंस की वजह से सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर प्रोफेसर डेक्यूलिन के बारे में काफी सारी र्यूमर्स फैली हुई है, इसलिए मुझे यह लगता है कि यहाँ पर मेज लुंगना ही ज्यादा बेहतर रहेगी।
इस पर एम्परर ये कहती है कि तुम यहाँ पर र्यूमर्स के बारे में मुझसे बात मत करो, मैं अपनी आंखों देखी ही बातों के ऊपर यकीन करती हूँ। मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मेरे इंस्ट्रक्शनल मेज के तौर पर डेक्यूलिन को ही चूज किया जाए, तुम इसके आगे कुछ मत कहो। वहीं पर इस कारण से टायरोन को ना चाहते हुए भी इसके लिए मानना पड़ता है। तभी एम्परर फिर से उबासी लेते हुए ये कहती है कि अगर इसके बारे में मैं सोचूं तो जो बंदा यहाँ पर नाइट एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रक्ट करने वाला था वो इंजर्ड हो गया है ना। टायरोन ये बताता है कि हाँ, जो वाइस कैप्टन इसाक है वो अभी के वक्त पर छुट्टी के अंदर है। एम्परर ये कहती है कि तो इसी चीज की वजह से उसकी सिलेक्शन के अंदर कोई भी न्यूज नहीं मिली है, क्या यहाँ पर कोई और सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं है। टायरोन ये कहता है कि हम लोग उन्हें सर्च कर रहे हैं। तभी यहाँ पर एम्परर के माइंड के अंदर कुछ आइडिया आती है और वो अपने साथी से ये कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया आया है, कायरोन तुम मेरे ऑर्डर को लिखो। वहीं पर कायरोन इसके लिए मान जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फ्रीहाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जूली थी वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं पर ये देखकर उसके साथी ये कहते हैं कि क्या जो कैप्टन है वो कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर मुश्किलात नहीं ला रही है। दूसरा बंदा ये कहता है कि तुम सही कह रहे हो, उनकी जो हालत है वो सही नहीं लग रही है। तीसरा बंदा ये कहता है कि लेकिन एटलीस्ट वो अभी के वक्त पर स्वर्ड को तो होल्ड कर पा रही है, इससे पहले मुझे ये लगा था कि वो शायद से बेहोश हो जाएगी। तभी एक बंदा ये कहता है कि यहाँ पर कैप्टन जूली के स्पिरिट को एक ही चीज जगा सकती है और वो चीज ये है कि वेरोन की शरीर मिल चुकी है, लेकिन जबकि वो हादसा क्लिफ के अंदर हुआ था तो इस चीज के बारे में सर्च कर पाना काफी डिफिकल्ट है। तभी यहाँ पर एक बंदा भागा भागा आता है और वो फौरन से कैप्टन के पास जाकर उन्हें कुछ बताता है। ये सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कायरोन अपने साथियों के साथ एम्परर के मैसेज को लेकर आया हुआ था, जिस चीज की वजह से जूली उनके सामने घुटने टेकी हुई थी। कायरोन ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ये मौका दिया जाता है कि तुम यहाँ पर एम्परर के साथ स्वर्ड ट्रेनिंग कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें इंस्ट्रक्शनल नाइट के लिए एक एग्जाम देना होगा ताकि तुम हर मजेस्टी को स्वर्डमैनशिप के लिए इंस्ट्रक्ट कर सको। तुम यहाँ पर इस एग्जाम को पास करो और अपने एबिलिटी को प्रूव करो। इसके लिए जूली तैयार हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें एक बर्फीले इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली ठंडे कपड़े पहने हुए एक छोटे से घर के अंदर जाती है जहाँ पर 3 और कैंडिडेट वहाँ पर मौजूद थे। वहीं पर वो लोग जूली को देखकर ये कहते हैं कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। वहीं पर जूली यह कहती है कि हाँ ये बात तो सच है, आपसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है सीनियर्स। तभी एक ग्रीन हेयर वाला बंदा ये कहता है कि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि तुम भी कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट होगी, तुम यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। वहीं पर ये ग्रीन हेयर आगे सभी से ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये एग्जाम कैसा होगा। यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होने से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो पिछली बार स्कूल डेज में प्रोजेक्ट में काम किया करते थे वो चीजें याद आ रही हैं। तभी जो ये ब्लू हेयर जिसका नाम ग्वेन होता है जो कि एक सीक्रेट स्टार नाइट है, वो ये कहती है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है लेकिन मैं तुम लोगों के ऊपर आसान नहीं जाऊंगी, इसलिए तैयार हो जाऊं। तभी ये येलो हेयर वाला बंदा ये कहता है कि ऑब्वियसली हम लोग भी सेम चीज करेंगे। वहीं पर इसका नाम राफेल होता है जो कि विगोर का नाइट है। वहीं पर ये सुनकर सारे के सारे लोग खामोश हो जाते हैं। तभी जो इस ग्रीन हेयर की नजर होती है वो सामने की तरफ एक खाली चेयर के ऊपर पड़ती है और वो ये कहता है कि लगता है कि वो एग्जामिनर का सीट होगा, वो काफी लेट हो चुके हैं। ग्वेन ये कहती है कि मुझे ये सुनने को आया था कि जो वाइस कैप्टन इसाक है वो यहाँ पर आने वाले थे लेकिन वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर कौन आने वाला है। वहीं पर ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इस घर का मेन गेट खुलता है और उसके अंदर से अंदर की तरफ डेक्यूलिन आता है और वो सभी को ग्रीट करते हुए ये कहता है कि सभी को ग्रीटिंग्स, मैं हूँ आप सभी का नाइट सिलेक्शन के एग्जामिनर के तौर पर डेक्यूलिन। वहीं पर उसे देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जूली ये सोचती है कि एक मेज यहाँ पर नाइट एग्जामिनेशन के लिए एक एग्जामिनर बन के आया हुआ है, आखिर कैसे और आखिर क्यों, आखिर जो ये डेक्यूलिन है वो इस दफा क्या प्लानिंग कर रहा है। तभी जो राफेल होता है वो गुस्से में डेक्यूलिन के ऊपर चिल्लाते हुए ये कहता है कि क्या तुम हो एग्जामिनर, क्या तुम्हें नाइट्स की ड्यूटी के बारे में भी पता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहीं पर डेक्यूलिन उसके बातों को इग्नोर करता हुआ अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और वो उससे ये कहता है कि हाँ मैं एक नाइट नहीं हूँ लेकिन मैं एक मेज हूँ और मैं अपने मैनुअल के हिसाब से तुम लोगों को एवेल्यूट करने वाला हूँ। लेकिन तुम लोगों के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ये जानकर खुशी नहीं हुई कि मैं एक एग्जामिनर हूँ
हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेज इंस्ट्रक्शनल के तौर पर चूज कर लिया गया हूँ, इसलिए मैं क्वालिफाइड हूँ। या फिर तो तुम यहाँ पर हर मजेस्टी के ऑर्डर को यहाँ पर नकार रहे हो। वहीं पर ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि जो डेक्यूलीन है वो इंस्ट्रक्शनल मेज बन चुका है। तभी जो ये ग्रीन हेयर होता है वो डेक्यूलीन से ये कहता है कि क्या जो ये एग्जाम है वो फेयर होगा ना, कि तुम यहाँ पर किसी एक बंदे को ज्यादा फेवर ना करो। वहीं पर ये सुनकर जूली काफी परेशान हो जाती है। डेक्यूलीन आगे यह कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा एग्जामिनर हूँ, यहाँ पर जो मजेस्टी है वही अपना फाइनल डिसीजन लेगी और जो ये असेसमेंट है वो कल चालू होगा, तो आज सभी लोग आराम कर लो। वहीं पर ये सुनकर सारे लोग इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर जो ग्रीन हेयर होता है अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए ये कहता है कि शायद से मैं अपने शरीर को आराम देना चाहिए, चलो सभी लोग। वहीं पर वो लोग ऊपर जाते हुए आपस में ये बातें कर रहे थे कि उसने ये नहीं कहा था कि जो ये एग्जाम है वो फेयर होगा, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, जो हर मजेस्टी का फाइनल ऑर्डर होगा वही होगा। वहीं पर डेक्यूलीन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो लोग सही हैं, जो ये सिलेक्शन एग्जाम है वो शुरू से ही फेयर नहीं है। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से फेयर सोचा होगा वैसा फेयर नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जूली को फेल करने वाला हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो डेक्यूलीन होता है वो अपने कमरे के अंदर से बाहर की तरफ इन नाइट्स को आपस में स्पार करता हुआ देख रहा होता है। वहीं पर वो आके अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने यहाँ पर एक मेज होने के बावजूद भी यहाँ पर इन नाइट का सिलेक्शन करने के लिए इसलिए एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर जूली को फेल करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी के वक्त पर पैलेस के अंदर एंटर नहीं कर सकती है, क्योंकि जो वो मॉन्स्टर है वो अभी भी पैलेस के बेसमेंट के अंदर मौजूद है, जो कि डेक्यूलीन के मौत का एक कारण बन सकता है। और वहाँ पर एक शीशा भी मौजूद है जिसके सामने जूली को तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसलिए जब तक कि जो वो शीशा है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है जूली तुम वहाँ एंटर नहीं कर सकती हो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेक्यूलीन सभी को ये बताता है कि यहाँ पर जो पहला टेस्ट का टॉपिक है वो ये होगा कि तुम्हारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को देखा जाए और तुम्हारे परसिस्टेंस को देखा जाए, और जो ये एग्जाम का लोकेशन है उसे इसलिए चूज गया है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे रेयर फ्रूट्स और मैजिकल पावर मौजूद है, इसलिए मैं तुम चारों लोगों को एक एक फ्रूट असाइन करूंगा जिसे कि तुम्हें लेकर आना है। वहीं पर वो आगे उन सारे फ्रूट्स के प्रोटोटाइप्स को उन्हें दिखाता है। वो ये कहता है कि तुम लोगों को ये आइटम्स लाना है और ध्यान रखना कि वो आइटम्स डैमेज ना हो, और साथ ही साथ एग्जाम खत्म होने से पहले तक मैं अपने जगह से नहीं हिलूंगा। क्या किसी को यहाँ पर ऑब्जेक्शन है? अगर तुम लोग अभी कहते हो तो यहाँ पर कोई हल निकल सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें कोई भी चांस नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये चारों लोग होते हैं वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो इसलिए डेक्यूलीन ये कहता है कि ठीक है, जबकि सारे लोग एग्री हो चुके हैं तो मैं तुम लोगों को 24 घंटे दूंगा, चलो इस मिशन को चालू करो। वहीं पर ये सुनते के साथ ही सारे लोग अपने अपने असाइन किए हुए फ्रूट्स को लाने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर हमें जूली को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में अपने मन के अंदर ये कहती है कि मुझे यहाँ पर आइस फ्लावर को खोजना होगा। ये एक ऐसी ट्रांसपेरेंट फ्लावर है जो कि स्नोई माउंटेन की हाई एल्टीट्यूड की क्लिफ पर रहती है, जिसे कि हार्वेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जबकि यहाँ पर काफी सारे फ्लावर्स दिन के वक्त ब्लूम करते हैं तो उन्हें हासिल करना उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये काफी बुरी बात है कि यहाँ पर डेक्यूलीन हमारा एग्जाम लेने के लिए आया हुआ है, लेकिन तभी जूली की नजर कहीं पर पड़ती है और वो सामने के नजारे को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि ऊपर क्लिफ की तरफ आइस फ्लावर मौजूद होती है और वो इसे लेकर फौरन सबसे पहले डेक्यूलीन के पास ले जाकर दिखाती है। वहीं पर डेक्यूलीन जब उस आइस फ्लावर को देखता है तो वो ये कहता है कि ये डैमेज्ड है। वहीं पर ये सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलीन उससे ये कहता है कि मैंने क्लियरली ये कहा था कि ये चीज डैमेज नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसका एक पीटल है वो डैमेज्ड है। वहीं पर ये देखकर जूली अपने मन के अंदर ये कहती है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा केयरलेस थी, मुझे यहाँ पर ध्यान से इस चीज को देखकर उसे देना चाहिए था। वहीं पर यूली आगे ये कहती है कि ठीक है, मैं और लेकर आती हूँ। वहीं पर वो इसके बाद फिर से सर्च करने जाती है और उसे एक और आइस फ्लावर मिलता है और वो इसे लेकर वापस से डेक्यूलीन के पास जाती है, लेकिन फिर से इसका एक पत्ता डैमेज्ड निकलता है। वहीं पर ये चीज उसके लिए कम दुख वाली बात नहीं थी कि उससे पहले ही उसे एक और झटका लगता है कि जो ग्रीन हेयर है उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। वहीं पर इस कारण से उसे काफी
एम्बैरेस्ड लगता है और साथ ही साथ ग्रीन हेयर को खाना खाते हुए देखकर उससे भी भूख लग रहा था। लेकिन डेक्यूलिन उससे यह कहता है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें पहले मिशन को कंप्लीट करना होगा या फिर तुम हार मानोगे, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। तो क्या तुम यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार हो? इस पर जूली ये कहती है कि नहीं, मैं एक और फ्लावर को लेकर आऊंगी। वहीं पर वो इस जगह पर वापस से बाहर चली जाती है। लेकिन जो ठंड थी वो वक्त के साथ साथ और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जूली बिल्कुल भी हार नहीं मानती है। वो यहाँ पर अपने लिमिट पर पहुँचने के बावजूद भी आइस फ्लावर को जल्द से जल्द खोजने की कोशिश करती है और उसे एक और आइस फ्लावर मिल जाता है और वो उसे बचाते हुए वापस से डेक्यूलिन के पास लेकर जाती है। लेकिन ये भी डैमेज्ड निकलता है। वहीं पर यह सुनकर जूली उससे ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर डेक्यूलिन उससे ये फ्लावर दिखाते हुए ये कहता है कि इस पीतल के अंदर हल्का सा क्रैक आ चुका है। ये सुनकर जूली हैरान होते हुए ये कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो अपने मन के अंदर परेशान होते हुए ये कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जब मैंने विला के बाहर चेक किया था तो ये डैमेज्ड नहीं था, तो आखिर वो हमेशा डैमेज्ड कैसे निकलता है। तभी उसकी नजर सामने की तरफ चिमनी के ऊपर पड़ती है जहाँ पर आग जल रही थी और वो ये देखकर काफी चौंक जाती है और वो ये कहती है कि लगता है कि मुझे एक और लास्ट ट्रिप करना होगा। वहीं पर ये सुनकर डेक्यूलिन भी हैरान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही जूली अपने लास्ट फ्लावर को लाने के लिए निकल पड़ती है। डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो क्या तुमने ये फिगर आउट कर लिया। लेकिन वहीं पर इसी के साथ में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली अपने नेक्स्ट फ्लावर को लाने के लिए निकल चुकी होती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई नो कि मैंने काफी लेट कर दिया सेकंड सीजन लाने के लिए, और हाँ फिक्र मत करो, इसके और भी 3 या 4 चैप्टर्स मौजूद हैं जिसका एपिसोड मैं कल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने ये डिसाइड किया था कि सारे चैप्टर्स को मैं एक ही बार ले आऊं, लेकिन जबकि मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं जल्दी एपिसोड लाऊंगा, तो इसलिए मुझे अभी हाफ ही घंटे का एपिसोड लाना हुआ क्योंकि मैं कहीं काम से बाहर चला गया था, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं था एपिसोड लाने का। लेकिन अगले बार से मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो लाऊं। और हाँ, कल इसका एक और एपिसोड आ जाएगा, तो फिक्र मत कीजिएगा और हल्का सा वेट कर लीजिएगा। ओके बाय। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेक्यूलिन को नाइट्स का एग्जाम लेने के लिए चूज किया गया था, जिस कारण से सारे कैंडिडेट्स खुश नहीं थे। लेकिन वो कर ही क्या सकते थे क्योंकि ये ऑर्डर्स एम्परर के थे। वहीं पर आगे हमें ये पता चलता है कि डेक्यूलिन यहाँ पर जूली को फेल करने के लिए आया हुआ था ताकि जूली अभी के वक्त पर पैलेस ना जा सके। इसलिए वो उसे काफी हार्ड मिशन देता है जिसमें जूली को आइस फ्लावर लेकर आना है। लेकिन जबकि पूरा घर वार्म था, तो हर बार जब भी जूली आइस फ्लावर को घर के अंदर लाती थी तो वो डैमेज हो जाया करता था। यह सिलसिला काफी बार चला, लेकिन अंत में उसे इसके बारे में समझ में आ गया और वो डेक्यूलिन से यह कहती है कि ये लास्ट बार मैं बाहर जा रही हूँ और इस बार पक्का मैं पास करूंगी। लेकिन डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो तुम फेल ही होगी। और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हुआ था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर जूली को छोड़कर सारे लोगों ने अपने मिशंस को पास कर लिया होता है और वो एक साथ में बैठे हुए होते हैं। ग्वेन ये कहती है कि क्या जो जूली है वो पास कर पाएगी। ग्रीनियर ये कहता है कि मुझे नहीं लगता है क्योंकि जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तभी बाहर से आवाज आती है। जूली ये कहती है कि सेलेक्टर मैंने आइस फ्लावर को ला लिया है। डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि जूली तुम उससे अंदर की तरफ लेकर आओ। जूली बाहर से ये कहती है कि प्लीज टाइम हो चुका है और मैं गारंटी देती हूँ कि इस बार जो ये सामान है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। वहीं पर मैं जूली को दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से धूल मिट्टी से सनी हुई होती है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि मैं अभी तक काफी स्टूपिड थी कि मैं ये सोच नहीं पाई कि जो आइस फ्लावर है वो फायर वाली जगह पर पिघल सकता है। लेकिन यही इसका आंसर है। अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो मैं पक्का पास हो जाऊंगी। लेकिन तभी डेक्यूलिन बाहर आने से मना कर देता है। यह सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन उससे यह कहता है कि मैंने पहले ये साफ साफ कहा था कि मैं अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। वहीं पर यह सुनकर जूली गुस्सा होते हुए अपने मन के अंदर यह कहती है कि लगता है कि शुरुआत से ही उसका मुझे पास करने देने का इरादा नहीं था। डेक्यूलिन उससे आगे यह कहता है कि मैंने तुम लोगों को एग्जाम के शुरू होने से पहले ही ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया था, लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि तुमने एग्जाम होने से पहले सही से
ऑब्जर्व नहीं किया था। जूली ये कहती है कि हाँ ये तो मेरी गलती है, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगी। यह सुनकर डेक्यूलिन भी काफी हैरान हो जाता है। तभी जो जूली होती है वो नीचे जमीन की तरफ बैठ जाती है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे घर को आइस से जमा देती है, जिस कारण से जो चिमनी था वो बूझ जाता है। डेक्यूलिन ये देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसने तो अपने माना के जरिए पूरे के पूरे विला को कवर्ड कर लिया और उसने एक ही सेकंड के अंदर अंदर की सारी गर्मी खत्म कर दी। हालांकि तभी जो जूली होती है वो थकी हुई हालत में इस आइस फ्लावर को डेक्यूलिन के पास लाते हुए ये कहती है कि अब इसे काम करना चाहिए, लेकिन तभी डेक्यूलिन ये कहता है कि ये भी डिफेक्टिव है। वहीं पर ये सुनते के साथ ही जूली के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। डेक्यूलिन ये बताता है कि जो आइस फ्लावर्स होते हैं वो माना की वजह से अफेक्ट होते हैं और इस वजह से इसका एक पीतल डैमेज हो चुका है। ये तुम्हारा बेकार में ही इतना एफर्ट था। वहीं पर ये सुनते के साथ ही जूली पूरे तरीके से टूट जाती है और काफी सारे एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी थक भी चुकी थी और वो ये सुनते हुए बेहोश हो जाती है कि तुम्हें एलिमिनेट किया जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही जो उसके 3 सीनियर्स होते हैं वो उसे उसके कमरे में ले जाकर लिटा देते हैं। वहीं पर वो आपस में ये बातें कर रहे थे कि क्या जो जूली है वो सो चुकी है, दूसरा ये कहता है कि वो बेहोश हो चुकी है। जो उसकी शरीर की टेम्परेचर थी वो काफी गिर चुकी थी और उसके पास इतना स्ट्रेंथ भी नहीं था कि वो खड़ी रह सके। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा अनफेयरनेस होगा। वहीं पर डेक्यूलिन साइड में अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि आज मैंने पहली दफा जूली के माना को देखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब था। जब मैंने पहले उसके ऊपर शार्प आईसाइट का इस्तेमाल किया था तो मुझे ये पता चला था कि जो उसकी माना है वो डैमेज्ड हो चुकी है। माना डैमेज्ड का मतलब ये होता है कि जो उसकी इनर कोर है वो जख्मी हो चुकी है और इनर कोर की जख्मी होना ये कोई कॉमन सी बात नहीं है, इसलिए कोई ये ऑर्डिनरी डैमेज से नहीं हुआ होगा। ये पक्का यहाँ पर जानलेवा खतरे वाले इंजरी से हुआ होगा। क्या वो इसी इंजरी के साथ नाइटहुड के पिनेकल तक पहुँचती है? आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? वहीं पर जो ग्रीन हेयर था वो अपने साथियों से धीमी आवाज में यह कहता है कि यहाँ पर जूली के लिए काफी मुश्किल था। एक आइस फ्लावर वो भी फायर प्लेस वाले इलाके में लाना, मैंने भी इसे रियलाइज नहीं किया था। ग्वेन ये कहती है कि हाँ यहाँ पर कोई भी ऐसे एग्जाम के अंदर पास नहीं कर सकता था। वहीं पर डेक्यूलिन उनकी तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो लोग जूली के साथी हैं, इसलिए लगता है कि वो उसके बारे में कुछ जानते होंगे। वहीं पर वो आगे उनसे ये पूछता है कि क्या इससे पहले जूली जख्मी हुई थी ना? वहीं पर ये सुनकर ग्रीन हेयर उसके ऊपर भड़कते हुए ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास याददाश्त की कमी है? क्या ये तुम्हारी वजह से हुआ था? क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब हम लोग एक जगह पर स्कोर्ट ड्यूटी की तरफ गए थे तो वहीं पर तभी वो आगे ये कहता है कि चलो छोड़ो, मैं उसके बारे में याद करना भी नहीं चाहता हूँ। वहीं पर ये सुनकर डेक्यूलिन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर वो क्या बातें कर रहा है, कौन सा स्कोर्ट ड्यूटी? ये ऐसी कहानी है जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। क्या जो ये सारी चीजें हैं वो गेम के शुरू होने से पहले हुआ होगा? तभी जो ग्रीन हेयर होता है वो राफेल से ये कहता है कि जब जो जूली थी वो तुमसे स्पार कर रही थी तो क्या तुम्हें अजीब फील नहीं हुआ था? राफेल ये कहता है कि हम वो अपने माना यूजेस को लिमिट कर रही थी। उसने स्वर्ड एनर्जी को विल्ड किया था, लेकिन वो एक बार में अपने माना को बाहर नहीं निकाल रही थी। क्या ये सच में एक साइड इफेक्ट था उसका? डेक्यूलिन, तुमने इंजर्ड जूली के साथ ये सब किया। वहीं पर ये सुनकर पहले तो डेक्यूलिन खामोश हो जाता है, फिर वो आगे ये कहता है कि तुम सारे लोग अपने रूम वापस चले जाओ। यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम है वो फर्स्ट एलिमिनेटेड पर्सन के जाने के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसी के साथ ही शाम हो जाता है और हमें जूली को दिखाया जाता है जो कि बाहर की तरफ आ चुकी थी और वो चैन की सांसें ले रही थी। तभी उसके पीछे से डेक्यूलिन आता हुआ उससे ये कहता है कि ये काफी पछतावे वाली चीज है जूली। उसे देखकर जूली उससे ये कहती है कि नहीं, जैसा कि तुमने कहा था ये भी एक टेस्ट था, ये मेरी गलती थी कि मैंने टास्क के मिलते वक्त अच्छी तरीके से सारी चीजें चेक नहीं करी थी। डेक्यूलिन आगे ये कहता है कि जूली, मैं तुम्हें भेजने से पहले तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। इस पर जूली ये कहती है कि क्या तुम एक सेलेक्टर की ड्यूटी के तौर पर पूछ रहे हो या फिर डेक्यूलिन के तौर पर? डेक्यूलिन ये कहता है कि मैं उस प्रोमिस के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे कि मैंने तोड़ा था। क्या तुम अपने मुंह से उस प्रोमिस के बारे में बता सकती हो? मैं एक दफा उसके बारे में तुमसे सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि एक ऐसा वादा जिसे कि काफी टाइम पहले तोड़ दिया गया था और उस चीज की वजह से जूली अब भी मुझसे नफरत करती है और मैं अब भी उसे इस जगह पर रोक कर रख रहा हूँ ताकि वो मुझसे कुछ कह सके।
या फिर मैं यह चाहता हूँ कि वो कुछ और सेकेंड्स के लिए मेरे सामने रहे, और या फिर मैं यहाँ पर कुछ बहाने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उस डेक्यूलिन के लिए जो कि मैं बन चुका हूँ। तभी जूली आगे यह कहती है कि उस हादसे के हुए लगभग आधा साल हो चुका है, आखिर मैं इस चीज को कहां से शुरू करूं। यह उस वक्त की बात है जब मुझे लूना के फैमिली मेंबर से एक लेटर रिसीव हुआ था। वो लेटर एक ऐसे मेज के माँ ने भेजा था जिसने कि तुम्हारे अंदर कमांड में रहते हुए अपनी जान ले ली थी। उस लेटर के अंदर तुमने जितने भी एविल काम किए थे उसके बारे में लिखा हुआ था, और मैंने इसी के बारे में तुमसे यह पूछा था कि आखिर जो ये लेटर है वो सच है या फिर नहीं, लेकिन तुमने मेरे सामने ही उस लेटर को जला दिया था, और उसी चीज की वजह से मैंने अपने मैरिज को बंद करना ही बेहतर समझा। वहीं पर उस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह सुनकर डेक्यूलिन उससे यह कहता है कि जो ये मैरिज है वो टूट नहीं सकता है, मैंने तुमसे कहा ना, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। वहीं पर प्रेजेंट की जूली यह बताती है कि उस वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सारी सच्चाई को रिवील करोगे और तुमने मुझसे माफी मांगी थी, लेकिन आखिर तुम इसके बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो, आखिर इसका पॉइंट क्या है। डेक्यूलिन ये कहता है कि उस चीज में मेरी गलती थी। यह सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन ये कहता है कि पिछली दफा सारी गलती मेरी थी, हालांकि जो रिसर्च है वो अभी तक ऑन गोइंग है, और जो उसने रिसर्च चालू किया था मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और नेचुरली बात करी जाए तो वही इस रिसर्च का को ऑथर भी होगा। अगर यहाँ पर कोई प्रॉफिट मिलता है तो उसे शेयर किया जाएगा, और मैं उसके फैमिली को रिवाइव करने के लिए हेल्प करूंगा, और जिस दिन ये रिसर्च अनाउंस होगा मैं उससे भी माफी मांगूंगा। वहीं पर यह सुनकर जूली गुस्सा करते हुए ये कहती है कि आखिर तुमने पिछली दफा यही सेम बात क्यों नहीं करी थी, अगर तुम ये कहते तो। तभी डेक्यूलिन बीच में यह कहता है कि और मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। तुम्हें यह लगेगा कि मैं बहाना मार रहा हूँ, लेकिन जो मैं पिछला था वो अब मैं नहीं हूँ, मैं उससे काफी अलग हूँ। वहीं पर यह सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर डेक्यूलिन आगे यह कहता है कि जूली अब से मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। वहीं पर यह सुनकर जूली को और भी हैरानगी होती है। डेक्यूलिन आगे यह कहता है कि ठीक है, अब से हम लोग एक दूसरे से अलग रास्ते पर चलते हैं, और मैं अपने फीलिंग्स के ऊपर काम करूंगा ताकि तुम्हें इसका बोझ ना उठाना पड़े। वहीं पर यह सारी चीजें सुनकर जूली उससे कुछ कहने वाली होती है कि तभी डेक्यूलिन अंदर जाते हुए ये कहते हैं कि तुमने आज काफी मेहनत किया था जूली, अपने रास्ते में अपना ख्याल रखना। वहीं पर वो ये कहकर अंदर चला जाता है। वहीं पर जूली उसके कहे हुए बात को अपने मन के अंदर ये सोचती है कि मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश नहीं करूंगा। वहीं पर यह सुनकर वो स्माइल करते हुए यह कहती है कि डेक्यूलिन क्या तुम सच में बदल रहे हो। वहीं पर वो यह कहकर यहाँ पर से रवाना हो जाती है। वहीं पर जो डेक्यूलिन था वो अपने रूम से उसे बाहर की तरफ देखता हुआ अपने मन के अंदर यह कहता है कि मेरे पास डेक्यूलिन की स्ट्रॉन्ग मेंटल फोर्टिट्यूड है, लेकिन फिर भी जो उसकी जूली के लिए फीलिंग्स है क्या उसे अवॉइड कर पाना काफी मुश्किल है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें 4 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें यह पता चलता है कि जहां पर जो सारी प्रीलिमिनरी एवोल्यूशन से वो कंप्लीट हो चुकी है, जिस दौरान इंपीरियल पैलेस के ट्यूटर और 4 नाइट्स जो कि इस एरा को रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें कंफर्म कर लिया गया है। वहीं पर डेक्यूलिन आगे ये कहता है कि मैंने यहाँ पर राफेल को चूज करते हुए रिकमेंड किया था, लेकिन उन लोगों ने इन 4 को रिजेक्ट कर दिया, और रही बात मेज पोजीशन की तो वो नेचुरली मेरे पास है, लेकिन तभी वो नीचे के कंडीशंस को पढ़कर काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो डेक्यूलिन होता है वो एम्परर के सामने आता है। वह उसके साथ ही साथ मेज लुइना को भी एम्परर के सामने बुलाया जाता है। वहीं पर उसे देखकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं मेज लुइना के साथ टीचिंग मेज बनूंगा। लूना एक ऐसी लड़की है जो कि कभी भी डेक्यूलिन के सामने अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती है। यह अच्छी बात है कि फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर हमारा आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन अब जो ये चीज है वो काफी एग्जॉस्टिंग होने वाली है। वहीं पर जो लूना होती है वो साइड आई देते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि डेक्यूलिन तो मैंने तुम्हें दोबारा देख लिया। वहीं पर इसी के साथ ही कुछ साल पहले के बारे में बताया जाता है, जब जो प्रोफेसर प्रमोशन
एवोल्यूशन हो रहा था। यहाँ पर जो कुछ बंदे होते हैं, आई मीन जो कुछ प्रोफेसर होते हैं, वो प्रोफेसर लुइना के पास आते हुए उससे ये कहते हैं कि प्रोफेसर लुइना जो हेड प्रोफेसर की पोजीशन है वो पक्का आपको बिलोंग करती है, हम लोग आपके इंतजार कर रहे हैं हेड प्रोफेसर बनने के लिए। वहीं पर फेटी भी उसकी तारीफ करते हुए ये कहता है कि मैं भी सेम सोचता हूँ, आप अपना पूरी कोशिश कीजिएगा। दूसरा प्रोफेसर ये कहता है कि अगर जो एरोगेंट प्रोफेसर डेक्यूलिन हेड प्रोफेसर बन जाता है तो मैं बिल्कुल भी ये सह नहीं पाऊंगा, इसलिए आप अपनी पूरी कोशिश करिएगा। इस पर प्रोफेसर लुइना ये कहती है कि आप लोगों का इसके लिए शुक्रिया आदम। लुइना ये बताती है कि उस समय हेड प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए हम दो लोग यहाँ पर खड़े थे, डेक्यूलिन और मैं। डेक्यूलिन के पास काफी सारी चीजें थी, जैसे कि स्पेल इंटरप्रिटेशन एबिलिटी और थ्योरी और साथ ही साथ फैमिली इन्फ्लुएंस, और मैं जो कि उसका सामना कर रही थी जिसके पास सिर्फ रिसर्च अचीवमेंट ही मौजूद थी। और साथ ही साथ यहाँ पर हम दोनों के कैरेक्टर्स के अंदर काफी डिफरेंस मौजूद था। मुझे प्रोफेसर डेक्यूलिन से ज्यादा सपोर्ट मिलता था बाकी प्रोफेसर्स के द्वारा, इसलिए मुझे ये बिलीव था कि जो यूनिवर्सिटी मैजिक टावर की जो प्रोफेसर हेड की पोजीशन है वो मुझे ही मिलेगी। लेकिन एक दिन जब वो अपने फैमिली के अंदर जाती है तो वो अपने सर्वेंट्स को काफी हड़बड़ी में ये बातें करते हुए सुनती है कि जल्दी करो ये अर्जेंट है, और वो कहीं पर भागते हुए जा रही थी। ये देखकर जो प्रोफेसर लुइना होती है वो एक सर्वेंट को रोकते हुए ये पूछती है कि आखिर ये सारे लोग इतने स्पीड के अंदर क्यों हैं। इस पर वो सर्वेंट ये बताता है कि यहाँ पर जो मास्टर है वो काफी इंजर्ड है। वहीं पर ये सुनकर प्रोफेसर लुइना के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इतना ही नहीं, उससे इसके साथ साथ और भी काफी सारी बुरी न्यूज़ेस मिलना चालू हो जाती है, जैसे कि जो मास्टर की बिजनेस थी वो कोलैप्स करने वाली है और उनके जितने भी बिजनेस पार्टनर्स थे उन्होंने एक साथ ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। और यहाँ पर जो यंग लेडी है उनका भी हादसा हो गया और साथ ही साथ उनके स्टेट के अंदर बैंडिट्स ने हमला कर दिया। वहीं पर इन सारी चीजों की वजह से प्रोफेसर लुइना काफी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। प्रेजेंट वाली प्रोफेसर लुइना ये बताती है कि इन सभी चीजों की शुरुआत हमारे फादर के माना की लूज होने की वजह हुई थी, और इसके साथ ही साथ ये चीज यहीं पर नहीं रुकी, हमारी फैमिली के ऊपर बुरे चीजें आती ही आती गई और इसका आंसर ऑब्वियस था, इसका आंसर डेक्यूलिन था। ये सब जानने के बावजूद भी मुझे ये लगा करता था कि मैं उस एविल डेक्यूलिन का सामना कर पाऊंगी और मैं यहाँ पर इस चीज को ओवरकम कर पाऊंगी। हालांकि एक दिन वहीं पर जो लुइना के फादर थे वो लुइना के पास आकर उससे ये कहते हैं कि मुझे ये पता है कि तुम्हारे लिए जो ये पोजीशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर हार मान सकती हो? क्या यहाँ पर फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है? वहीं पर मैं उस वक्त लुइना को दिखाया जाता है जिसकी जो हालत होती है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही होती है, और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि उस टाइम जो मेरी पूरी की पूरी फैमिली थी वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी थी और इस चीज की वजह से मेरे पास हार मानने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं था। हमारे फैमिली के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो डेक्यूलिन का सामना कर पाए। वहीं पर वो ये कहते हुए डेक्यूलिन के पास जाती है उससे मुलाकात करने के लिए, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो उसे डेक्यूलिन के पास जाने नहीं दे रहे होते हैं। लुइना उनसे ये कहती है कि मुझे बस उससे एक दफा बात करना है, लेकिन ये सुनने के बावजूद भी लुइना उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा होता है कि तभी जो डेक्यूलिन होता है वो उस जगह से पास हो रहा था। वहीं पर ये देखकर लुइना उसे आवाज लगाती है। उसे देखकर डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि लुइना आखिर तुम किसी और के घर पर इतना शोर शराबा क्यों कर रही हो? इस पर लुइना ना चाहते हुए भी उससे ये कहती है कि मैं हार मानती हूँ तो प्लीज तुम अब रोक दो। यह सुनकर डेक्यूलिन एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि आखिर मैं क्या रोक दूं? मुझे ये आइडिया नहीं है कि आखिर तुम क्या कह रही हो। वहीं पर ये सुनकर लुइना काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि तुम यहाँ पर अचानक से मुझसे माफी मांगने के लिए आई हुई होगी, लेकिन तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम ये नहीं करने वाली हो। वहीं पर ये सुनकर लुइना ये कहती है कि आखिर किस चीज के लिए माफी? डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि यहाँ पर काफी टाइम से तुम्हारे एम क्वीन फैमिली को हमारे यूक्लाइन फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम लोग नहीं होते तो तुम्हारी फैमिली कब की तबाह हो चुकी होती। तुम लोग तो यहाँ पर एक ऐसे कुत्ते की तरह एक्ट कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं होता है, तो तुम्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर इस चीज की वजह से लुइना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उतने गंदे वर्ड्स को डेक्यूलिन से एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने उस वक्त पर यह सोचा था कि अगर वो यहाँ पर हार मान जाती है तो वो उस डरावने सपने से बाहर निकल सकती है, लेकिन जो डीमन जैसा डेक्यूलिन था उसने उस वक्त पर उससे माफी मांगने को कहा जिसके पास सारी चीजें तबाह हो चुकी थी।
हालांकि वहीं पर ये कहते के साथ ही जो लुइना होती है वो अपने घुटनों के बल आ जाती है और वो डेक्युलीन से ये कहती है कि मुझे माफ करो। प्रेजेंट वाली लुइना ये बताती है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर इससे मुझे कितनी जिल्लत महसूस होगी, लेकिन मुझे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। तभी जो डेक्युलीन होता है वो उसके पास जाते हुए ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा गिरी हुई हो तुम, और वो ये कहकर अपने पाँव से उसके जांग के ऊपर लात मारता है और वो सीरियस होकर उससे ये कहता है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो एक ऐसे कुत्ते की तरह है जिसके पास ना ही कोई फाउंडेशन है और ना ही कोई हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अपने औकात को ना जानते हुए मुझसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये तो सच में काफी ज्यादा घिनौना था। वहीं पर लुइना को इस वजह से काफी पेन हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वहीं पर डेक्युलीन आगे यह कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली रिकवर हो तो तुम यहाँ पर से दफा हो जाओ और फिर कभी भी तुम अपना ये घिनौना फेस मेरे सामने ना लाना। वहीं पर डेक्युलीन के पाँव मारने की वजह से लुइना को काफी पेन होता है और उसके शब्दों को भी सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाती है। वहीं पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लुइना डेक्युलीन की तरफ देखते हुए पास्ट के बारे में याद करते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि मैंने उन चीजों को नहीं भूली हुई हूँ और मैं कभी भी दोबारा नहीं हारूंगी। जो मैंने ह्यूमिलेशन पिछले दफा रिसीव किया था मैं उससे कई गुना ज्यादा उससे दूंगी। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पैलेस के सर्वेंट्स थे वो आपस में बातें कर रहे थे। एक ये कहता है कि क्या ये बात सच है, दूसरा ये कहता है कि हाँ ये सच है। उनका ये कहना है कि बिना किसी निशान के वो गायब हो चुकी है। तीसरा ये कहता है कि लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है, क्या जो प्रोफेसर डेक्युलीन है क्या उन्होंने ये किया है। वहीं पर वो तीनों इस जगह पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर यहाँ पर आते हुए डेक्युलीन के ऊपर पड़ती है और वो धीरे धीरे अपने साथियों के आसपास ये कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया, आखिर जो प्रोफेसर लुइना है वो मिसिंग कैसे हो सकती है। वहीं पर ये सारे लोग ये सब बातें करते हुए डेक्युलीन की तरफ शक की निगाहों से देख रहे होते हैं। वहीं पर इसी के साथ डेक्युलीन एम्परर के पास जाता है और वो उन्हें मेजी के बारे में बताना चालू कर जाता है। वो ये कहता है कि हर समय टाइम टू टाइम इस दुनिया के अंदर माना डिजास्टर्स आते हैं, माना स्टॉर्म्स, फायर, रेन, डस्ट, फॉग और काफी सारे डिजास्टर्स आते हैं, लेकिन एक मेज के तौर पर आपको इन सारे फिनोमिना को एक नॉर्मल डिजास्टर समझना नहीं चाहिए। वो सारे एक प्योर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। वहीं पर वो इन थ्योरी को समझाते हुए अपने मन के अंदर यह सोचता है कि यहाँ पर लुइना के गायब होने की वजह से जो मेरी स्किन है वो काफी जल रही है, क्योंकि जो सारे के सारे लोग हैं वो मेरे शरीर के अंदर होल्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अभी के वक्त पर उन सारे बेवकूफ डेविडेंस को पढ़ा रहा होता तो ये चीज काफी आसान होती, लेकिन मुझे इसके बारे में फिक्र करने की जरूरी नहीं है। वहीं पर वो आगे एम्परर को यह बताता है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जितने भी फिनोमिना होते हैं हम लोग उन्हें मेजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख सकते हैं। डेक्युलीन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्योंकि जो ये चीज वो मैंने नहीं किया है और जो सच्चाई है वो जल्दी बाहर आ जाएगी। वहीं पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेक्युलीन से मुलाकात करने के लिए सिक्योरिटी ब्यूरो की एक मेंबर आई हुई थी। वहीं पर हमें इनके बारे में बताया जाता है ये सिक्योरिटी ब्यूरो की डेप्यूटी डायरेक्टर लिलिया फ्रेमियन होती है। डिप्यूटी डायरेक्टर डेक्युलीन से ये पूछती है कि प्रोफेसर आपसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। डेक्युलीन उससे ये कहता है कि आखिर यहाँ पर सिक्योरिटी ब्यूरो की डेप्यूटी डायरेक्टर को मुझसे क्या काम पड़ चुका है। डेप्यूटी डायरेक्टर ये कहती है कि मैं यहाँ पर मेज लुइना के गायब होने के रिगार्डिंग यहाँ पे आई हुई हूँ। डेक्युलीन उनसे ये पूछता है कि लेकिन आप मेरे पास क्यों आई हुई हैं, क्या आपको मेरे ऊपर शक है। डेप्यूटी डायरेक्टर ये कहती है कि नहीं, बस ये एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन है। प्रोफेसर डेक्युलीन, यहाँ पर आप ही वो लास्ट पर्सन थे जिसने कि मेज लुइना को देखा था और साथ ही साथ मेज लुइना को आपके साथ एक ही दिन पर एम्परर को ट्यूटर करना था और वो उसके बाद से दिखी नहीं है, इसलिए कि आपको किसी के ऊपर शक है। वहीं पर वो सीरियस होकर डेक्युलीन से ये सवाल पूछ रही थी, लेकिन डेक्युलीन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। यह सुनकर डिप्यूटी डायरेक्टर ये कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। वहीं पर उनसे बातचीत करने के बाद डेक्युलीन अंदर जाते हुए ये कहता है कि यहाँ पर शक के दायरे में रहना ये अच्छी फीलिंग नहीं देती है। ऑफ कोर्स अगर मैं एक ओरिजिनल
ओरिजिनल डेक्यूलिन होता तो वो पक्का ऐसी कुछ कांड करता। तभी उसकी नजर सामने अपने टेबल के ऊपर पड़ती है जहाँ पर से काफी जोरों से माना निकल रही होती है और उन माना में कुछ वर्ड्स फॉलो कर रहे थे। उनमें ये लिखा हुआ था कि क्या आपने हमें एबंदन कर दिया है, हम लोग अब भी आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। वहीं पर ये देखकर डेक्यूलिन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर तो माना के ट्रेसेस हैं और उसमें ये लिखा हुआ है कि वो अब भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। आखिर ये मैसेज किसने छोड़ा है? यहाँ पर कंटेंट को जज करते हुए मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इससे जरूर ओरिजिनल डेक्यूलिन का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अगर ऐसी बात है तो ये पक्का उसके डार्क नेटवर्क का एक मैसेज होगा। इस जैसा मैसेज ऐसे टाइमिंग पर मुझे इसके लिए काफी बुरी फीलिंग आ रही है। क्या ये कारनामा उन्हीं लोगों ने किया है? उन्हीं लोगों ने लुइना को किडनैप किया है? तभी वो हैरान होते हुए पीछे की तरफ देखता है क्योंकि पीछे की तरफ शैडो में एक बंदा छुपा हुआ था और वो डेक्यूलिन को नजर आते के साथ ही बाहर की तरफ आते हुए उसे ग्रीट करते हुए मास्टर कहता है। वह उसके टेक्निक को देखकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो इल्यूजन मैजिक है। वहीं पर डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि मुझे रास्ता दिखाओ। वहीं पर इसी के साथ ही जो बंदा होता है वो डेक्यूलिन को एक काफी गरीब और काफी गलीज इलाके पर लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे बीमार और गरीब लोग मौजूद थे। डेक्यूलिन उस बंदे के साथ यहाँ पर आता है। वहीं पर जो बंदा होता है वो डेक्यूलिन को ये बताता है कि इतने अच्छे एम्पायर के अंदर भी लाइट और डार्कनेस साथ में होती है। यहाँ पर जो एम्परर का डायरेक्ट टेरिटरी इम्पेरियम है उसे आप लाइट कह सकते हैं और जो ये ओकलान है वो हमारा घर है और इसे आप डार्कनेस कह सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में सुनते हुए डेक्यूलिन कुछ नहीं कहता है। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो एक घर के सामने रुकते हुए ये कहता है कि हम लोग आ चुके हैं, आप प्लीज अंदर चलें। वहीं पर अंदर जाने के बाद एक काफी अंधेरा रास्ता नजर आता है। वहीं पर इससे नीचे जाने के बाद डेक्यूलिन को सामने दो और बंदे दिखते हैं जो कि उसे देखकर उसे ग्रीटिंग्स करते हैं। वहीं पर डेक्यूलिन उनसे ये कहता है कि तुमने ये कहा था कि तुम मेरे ऑर्डर्स को अब भी फॉलो कर रहे हो, मुझे ये बताओ क्या कि मेरे ऑर्डर्स क्या थे? वो बंदा ये कहता है कि आपने हमें ये ऑर्डर दिया था कि अगर जो लुइना है वो कभी भी कैपिटल के अंदर अपना कदम रखती है तो हमें कोई भी मर्जी नहीं दिखाना है। इस पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये डेक्यूलिन की डार्क नेटवर्क का काम है। हालांकि मैं उनके अंदर डेथ वेरिएबल को देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन जो इनकी फीलिंग है डेक्यूलिन के खिलाफ उतनी भी अच्छी नहीं है। वहीं पर वो उनसे यह कहता है कि मुझे लुइना के पास ले चलो। वहीं पर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइना को बांध कर रखा हुआ था और उसके फेस पर कपड़ा बांधा गया होता है। वहीं पर जो वो बंदा होता है वो डेक्यूलिन को यह बताता है कि हमने उसके शरीर के अंदर एंटी माना टॉक्सिन को इंजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो 3 दिनों तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वहीं पर डेक्यूलिन उसे देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। डेक्यूलिन के सबऑर्डिनेट ने जाकर लुइना को किडनैप कर लिया और इस चीज की वजह से लुइना के शरीर के अंदर से विलन फेट काफी मैनिफेस्ट हो रहा है। वो अभी के वक्त पर अनकॉन्शियसनेस है लेकिन उसे यह पक्का यकीन हो चुका है कि इन सभी चीजों के पीछे मास्टर माइंड डेक्यूलिन है। आखिर मैं इस मिस अंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर करूं ताकि मैं इस डेथ वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकूं। तभी जो वो बंदा होता है वो कुछ कागजात को डेक्यूलिन को देते हुए यह कहता है कि मास्टर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वहीं पर इन पेपर्स को जैसे डेक्यूलिन पढ़ता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो वापस से उन पेपर्स को करते हुए ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया आदम मेरे ख्यालों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए। वहीं पर वो आगे उनसे ये कहता है कि तुम लोग इस कमरे से चले जाओ, मुझे लुइना से बातें करनी है। वहीं पर ये सुनकर ये दोनों लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं पर उनके जाने के बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइना हाउस के अंदर आती है। ये देखकर डेक्यूलिन उसके रस्सी और उसके मास्क को हटाता है। वहीं पर मास्क हटने के साथ ही लुइना जोरों से डेक्यूलिन का नाम लेकर चिल्लाती है और वो गुस्से से उससे ये कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे फंसाने के बाद अब क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ पर एम्परर की ट्यूटरिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। अगर मैंने इसके बारे में इंपेरियल फैमिली को बता दिया तो तभी डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि लुइना तुम्हें यहाँ पर अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर बांध कर रखा गया है इसलिए तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वहीं पर इस कारण से लुइना काफी परेशान हो जाती है। वहीं पर वो आगे ये कहती है कि क्या तुम पास्ट के गरज की वजह से ये कर रहे हो? क्या ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने प्रोफेसर प्रमोशन के एग्जाम के दौरान तुम्हारा सामना किया था और उस चीज की वजह से तुमने मेरा काफी बुरा डाउनफॉल किया था, तो आखिर तुम यहाँ पर अब ये सब क्यों कर रहे हो? तभी डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि लुइना अब तुम यहाँ पर हेड प्रोफेसर बनोगी। वहीं पर ये सुनकर लुइना काफी हैरान हो जाती है और वो उससे ये कहती है कि तो आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसी मेथड के जरिए
मैं इस डेथ वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही इसका एपिसोड एंड होता है और सीजन 2 के इतने ही चैप्टर्स आए हुए हैं जो कि मैंने सारा एक्सप्लेन कर लिया है। लेकिन फिक्र मत करिएगा, जैसे इसका लगा नेक्स्ट एपिसोड आएगा फौरन से मैं उसे कवर अप कर दूंगा, तो सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, मेरे गेमिंग चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा, ओके, बाय। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि देखिए लिन को यह पता चल चुका था कि उसी के आदमियों ने लुइना को किडनैप किया है। इसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इस कारण से उसके ऊपर जो डेथ वेरिएबल है वो काफी बढ़ जाता है। इसलिए वो लुइना से मुलाकात करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखुलिन के ऊपर गुस्सा कर ही रही होती है कि तभी देखुलिन उससे ये कहता है कि क्या तुम हेड प्रोफेसर बनना चाहती हो। यह सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हुआ था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि देखुलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि यही सबसे बेहतरीन तरीका है इस डेथ वेरिएबल को ओवरकम करने का। वहीं पर वो कुछ टाइम पहले के बारे में सोचता है, जहां पर जो उसका साथी था वो उसे कुछ पेपर्स देता है जिसके अंदर देखुलिन ने आज तक जितने भी उनसे बुरे काम करवाए थे, जैसे कि किसी को चोट पहुंचाना, उनसे पैसे हड़पना या फिर किडनैपिंग, जिसके लिए देखुलिन ने ऑर्डर दिया था, उन सारी चीजों के बारे में उसके अंदर लिखा हुआ था। और उस चीज को पढ़ने के बाद देखुलिन को ये एहसास हो चुका था कि जो ये डेथ वेरिएबल है वो शांति से रिजोल्व नहीं हो सकती है। और उसे ये भी एहसास हो चुका था कि वो कुछ भी कह ले रुइना उसकी बात को नहीं समझेगी। लेकिन यहाँ पर रुइना को एलिमिनेट करना ये काफी बुरा रहेगा क्योंकि जो उसकी इन्फ्लुएंस है वो मेन क्वेस्ट के अंदर काफी ज्यादा तगड़ी है। इसलिए मैं ऐसा ही रुइना को खो नहीं सकता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे उसे मुझसे फॉलो करवाना होगा। वहीं पर वो आगे लुइना से यह कहता है कि मैंने तुमसे यह कहा था ना कि तुम्हें कैपिटल में कभी भी कदम नहीं रखना है, तो आखिर तुम कैपिटल में क्या करने के लिए आई हुई थी? क्या तुम्हारे लिए मेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है? लुइना ये कहती है कि मुझे उसके बारे में याद है, लेकिन जबकि मैंने अपने सारे कर्जे यूक्लाइन क्लैन के लिए चुका दिए हैं, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखुलिन उससे यह कहता है कि क्या तुमने सच में अपना कर्जा चुका दिया है? तुम यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल बनते हुए बातें कर रही हो। रुइना ये कहती है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने पक्का यहाँ तक कि इंटरेस्ट भी दे दिया था। देखुलिन उससे ये कहता है कि तुम मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। यह सुनकर रुइना काफी हैरान हो जाती है। देखुलिन सीरियस होकर उससे यह कहता है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का भी एक चीज होता है। 15 साल पहले यूक्लाइन क्लैन ने मैकवीन क्लैन को 100 मिलियन पैसे दिए थे। अगर हम लोग 20% एनुअल रेट के हिसाब से भी जोड़े तो तुम्हें यहाँ पर 1.5 बिलियन के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे और तुमने अभी तक वो कर्ज चुकाया नहीं है और साथ ही साथ तुमने एग्रीमेंट को भी तोड़ दिया है। अगर मैं चाहूँ तो तुमने एम्पायर के अंदर जो रेसिडेंस बनाया है मैं उसे आसानी से सीज कर सकता हूँ। इस पर रुइना हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुमने क्या कहा? वहीं पर वो आगे गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर ये किस टाइप के कानून है, मैं इसके बारे में इंपीरियल फैमिली को बताऊंगी। देखुलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ऑफ कोर्स ये एक टॉक्सिक क्लोज है। जो ये क्लोज था यहाँ पर जब पेपर तैयार हुआ था तो देखुलिन ने काफी सारी छेड़छाड़ करी थी। उसने वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा था जिसे कि कोई भी आसानी से समझ नहीं पाता है। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो इस पैसे का इंटरेस्ट है वो हर महीने कैलकुलेट होगा, लेकिन साल के अंत में उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह से देखुलिन ने काफी सारी हेरा फेरी की थी। वहीं पर देखुलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि भले ये काफी गंदा मेथड है, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल करते हुए रुइना को प्रेशर करना होगा क्योंकि अब मेरे पास विलन की तरह एक्ट करने के अलावा अब कोई और चॉइस मौजूद नहीं है। तभी देखुलिन उससे यह कहता है कि हालांकि यहाँ पर एक और तरीका है, अगर तुम मेरी हेल्प करती हो चेयरमैन बनने के लिए तो मैं तुम्हारे सारे कर्जों को माफ कर दूंगा। वहीं पर यह सुनकर रुइना काफी हैरान हो जाती है। देखुलिन उससे यह कहता है कि तुम सीनियर प्रोफेसर बनकर यह काम कर सकती हो। यह सुनकर रुइना कुछ भी नहीं कहती है। देखुलिन आगे यह कहता है कि लेकिन जबकि मुझे यह पता है कि तुम अपने वायदे को कंप्लीट नहीं करती हो तो हम लोग यहाँ पर प्लेज को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और वो ये कहकर अपने पास से काफी सारे पेपर्स निकाल लेता है। रुइना ये कहती है कि तुम तो यहाँ पर मुझे फोर्स कर रहे हो। वहीं पर देखुलिन इन डॉक्यूमेंट को उसके लैब के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि तुम इससे पढ़ो। वहीं पर रुइना इससे पढ़ती है। इसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि पहली बात यह है कि आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके
बारे में बाहर नहीं बताना है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को आने वाले 5 सालों तक फॉलो करना होगा। अगर तुम यहाँ में से किसी भी चीज को फॉलो करने में नाकामयाब रहती हो तो मैं तुम्हारे कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं पर यह सुनकर रूइना काफी परेशान हो जाती है और वो डेक्युलिन से गुस्सा करते हुए कहती है कि ये तो बकवास है, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं है। डेक्युलिन उससे यह कहता है कि अगर तुम इस प्लेज में साइन कर लेती हो और इसे रख लेती हो तो मैं मैकक्वीन फैमिली का जो सीक्रेट म्यूजिक है वो तुम्हें वापस कर दूंगा। वहीं पर यह सुनकर रूइना को उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। वहीं पर डेक्युलिन मैकक्वीन फैमिली के मैजिक सीक्रेट के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी फैमिली हेयरलूम है जिसे कि डेक्युलिन ने फोर्सफुली मैकक्वीन फैमिली से सीज कर लिया था और जो रूइना है वो सबसे ज्यादा उसी को पाने की चाह रखती है। वहीं पर डेक्युलिन यहाँ पर से जाते हुए यह कहता है कि तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। वहीं पर डेक्युलिन ऊपर जाते हुए अपने मन के अंदर यह कहता है कि मैंने उसके फैमिली के हेयरलूम का इस्तेमाल करते हुए उसे डराने की कोशिश करी है, लेकिन क्या ये काम करेगा? अगर ये सब करने के बावजूद भी उसकी डेथ वेरिएबल खत्म नहीं होती है तो मुझे आखिर में वो ये कहता है कि तभी उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि तुमने यहाँ पर डेथ वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया है, इसलिए तुम्हें 200 करेंसी मिलती है। वहीं पर ये देखकर डेक्युलिन काफी खुश हो जाता है। तभी वो इस जगह पर वापस से बाहर आता है जहाँ पर वो 2 बंदे मौजूद थे। वहीं पर डेक्युलिन जाते हुए यह कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। वहीं पर उसे जाता हुआ देखकर वो लेडी हैरान होते हुए डेक्युलिन को रोकते हुए यह कहती है कि क्या आप इस तरीके से जा रहे हैं? डेक्युलिन ये कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर और कुछ भी बातें करनी है? वो लेडी गुस्सा होते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़े वर्ड्स को सुनने के लिए नहीं करते हैं, आप अपना वादा कंप्लीट करें। आपने ये क्लियरली ये कहा था कि आप हमें ये सब काम करने के बाद पैसे देंगे और हमें जाने के लिए देंगे। वहीं पर वो चिल्ला ही रही होती है कि तभी जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए दूर उछाल फेंकता है। वहीं पर वो उस लड़की के बदले डेक्युलिन से माफी मांगता है। डेक्युलिन ये कहता है कि नहीं ये ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि आखिर मैंने तुम लोगों से क्या वादा किया था? ये बंदा सीरियस होते हुए कहता है कि आपने हमसे ये वादा किया था कि आप हमें आजादी देंगे और साथ ही साथ काफी सारे पैसे। वहीं पर यह सुनकर डेक्युलिन अपने मन के अंदर यह कहता है कि उसने भले अभी के वक्त पर अपने सिस्टर को रोका होगा, लेकिन उसके आंखों के अंदर डेक्युलिन के खिलाफ काफी सारे कंप्लेंट्स हैं। वो काफी टाइम से डेक्युलिन के गंदे कामों को करते आ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा मुझसे कंप्लेंट रखते हैं। तो ये चीज काफी अजीब है और साथ ही साथ जो इन सिबलिंग की पेयर है उनकी जो एबिलिटीज है वो काफी काम की है। मैं उनके ओरा के अंदर से ग्रेट वेल्दी मैग्नेट को महसूस कर सकता हूँ। और रही डर्टी वर्क के बारे में बात तो मैं अब से उन्हें वो काम नहीं करने दूंगा क्योंकि ये इजीली मैनेज हो जाएगा। वहीं पर वो उनसे आगे ये कहता है कि आज से और अभी से मैं तुम लोगों का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और साथ ही साथ तुम्हें तुमसे वादे किए हुए पैसे मिल जाएंगे। वहीं पर ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। डेक्युलिन उनसे ये कहता है कि आज से और अभी से मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ। वहीं पर ये सुनकर ये लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। डेक्युलिन आगे ये कहता है कि और आज तक मैंने तुम्हें जितना भी ऑर्डर दिया है वो सारे ऑर्डर्स को कैंसिल किया जाता है। वहीं पर ये सुनकर ये लोग इसके लिए मान जाते हैं। डेक्युलिन जाता हुआ ये कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, अगले दिन मुझसे मेंशन में आके मुलाकात करना। इस पर वो बंदे इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही डेक्युलिन यहाँ पर से जाता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि इतने सारे अचानक से आए हुए प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे काफी थकान महसूस हो रही है, लेकिन ये भी रिलीफ की बात है कि जो सारी की सारी चीजें हैं वो आखिर में काम कर चुकी है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें मेज टावर डॉर्मिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एफरीन थी वो अपने दोस्त के साथ थकी हुई हालत में ये कह रही थी कि ये काफी ज्यादा हार्ड है, जो मटेरियल्स की कॉस्ट है वो काफी क्रेजी है। तभी उनको सामने की तरफ से कुछ बच्चों को आपस में बात करते हुए आवाज आती है। एक बच्चा ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगा है कि यहाँ पर हमने मैजिक सर्कल देखा था। दूसरा ये कहता है कि क्या सच में, मुझे भी देखने दो। वहीं पर ये सुनकर एफरीन सामने की तरफ देखती है तो कुछ बच्चे एक दरवाजे की तरफ देख रहे थे। वहीं पर उस जगह को देखकर एफरीन ये कहती है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर सेमेस्टर के शुरुआत में एक अनआइडेंटिफाइड मैजिक सर्कल को ड्रोन पाया गया था, क्या वो अभी तक गायब नहीं हुआ है? उसकी ये कहते के साथ ही दरवाजे में लगी हुई जो मैजिक सर्कल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और देखते ही देखते सामने जितने भी बच्चे थे वो उसके अंदर खींचे चले जाते हैं और उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो एनर्जी डोर्म के बाहर भी चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।
लास्ट पार्ट में हमें अकेडमी का सीन दिखाया गया था, जहाँ पर पहले जिस दरवाजे के ऊपर स्पेल पाया गया था वहाँ पे से एनर्जी रिलीज हो रही थी और उसे देखने के लिए जितने भी बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं उन्हें वो स्पेल अपने अंदर ले लेती है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि डेक्यूलिन कहीं पर जा रहा था। तभी वो अपने ड्राइवर से ये कहता है कि रेन, क्या तुम्हें ड्राइवर बनकर अच्छा लग रहा है? रेन ये कहता है कि ऑफ कोर्स सर, मुझे अच्छा लग रहा है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि जो ये रेन और जो ये एनन है वो भाई बहन है। वो अभी मेरे ऑर्डर के मुताबिक यूक्लाइन स्टेट के अंदर आए हुए हैं। उन्होंने पास्ट में डेक्यूलिन की वजह से काफी सारे बुरे काम किए थे, लेकिन अभी मैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। थोड़े टाइम पहले जो ये भाई बहन थे वो डेक्यूलिन के लिए काफी परेशान थे, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से कंपनसेट करने के बाद फाइनली वो मुझे अपने लॉर्ड की तरह ट्रीट करते हैं। जेफ जो कि मेरा पहला ड्राइवर था उसे मैंने जनरल ऑफिस वर्कर बना दिया है। वहीं पर हमें जेफ को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि फाइनली जो मेरी जिंदगी है वो ट्रैप पे आ चुकी है। तभी जो रेन होता है वो एक जगह पर रोकते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं सर। वहीं पर डेक्यूलिन जैसी अपनी डेस्टिनेशन पर उतरकर सामने की तरफ देखता है तो उसे सामने की तरफ वही रेड कलर की रोशनी नजर आती है जो कि उस स्पेल के अंदर से रिलीज हो रहा था। और इसी के साथ ही डेक्यूलिन को एक मेन क्वेस्ट जिसका नाम द बिगनिंग होता है वो दिया जाता है। अगर डेक्यूलिन इसे कंप्लीट कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 2+ यूनिट स्टोर करेंसी मिलेगी। वहीं पर इसी के साथ ही हमें उसी दरवाजे का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस रेड कलर की एनर्जी को देखकर सारे प्रोफेसर यहाँ पर आ चुके थे। वहीं पर एफरीन चिल्लाते हुए ये कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। वो परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि ये दुर्घटना तो यहाँ पर होल 3 के अंदर हुई है जहाँ पर ज्यादातर बच्चे कॉमनर्स होते हैं। वहीं पर वो बगल वाले प्रोफेसर फेती से ये कहती है कि प्रोफेसर आपको अंदर की तरफ जाना होगा। फेती ये कहता है कि आखिर तुम मुझे ये करने को क्यों कह रही हो? एफरीन ये कहती है कि आप लोग प्रोफेसर हैं तो क्या आप अंदर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू नहीं करने वाले हैं? वहीं पर ये सुनकर जो फेती होता है वो अपने साथ वाले प्रोफेसर से ये कहता है कि प्रोफेसर सियारे, क्या आप डिस्ट्रक्शन टाइप के प्रोफेसर नहीं हैं? आप जाए अंदर की तरफ। ये सुनकर प्रोफेसर सियारे ये कहता है कि मैं कमजोर हूँ। इस पर फेती ये कहता है कि तो डायरेक्टर के बारे में क्या? प्रोफेसर सियारे ये कहता है कि वो अभी के वक्त पर फ्लोटिंग आइलैंड गए हुए हैं, यहाँ पर अब कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से एफरीन काफी परेशान हो जाती है। तभी वो अपने दोस्त को अपने बैग को देते हुए कहती है कि तुम इसे संभालना। इस पर उसकी दोस्त इसका कारण पूछती है। एफरीन ये बताती है कि मैं अंदर जा रही हूँ। यह सुनकर रेड हेयर ये कहती है कि ऐसा मत करो। एफरीन ये कहती है कि लेकिन हमारे दोस्त अंदर की तरफ है। तभी यहाँ पर सिल्विया आकर एफरीन को रोकने के लिए कहती है। वहीं पर ये देखकर एफरीन उससे यह कहती है कि अभी वक्त नहीं है मुझसे पंगा लेने का। अगर तुम हेल्प नहीं करने आई हो तो तुम यहाँ पर शांत से खड़ी रहो। वहीं पर वो आगे गुस्सा करते हुए ये कहती है कि ये काफी ज्यादा एनोइंग है। यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं और जो नोबल्स हैं तुम लोग यहाँ पर हमेशा काफी माइटी एक्ट करते हो, लेकिन मुसीबत के टाइम पर तुम लोग हेजिटेट कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर। वहीं पर वो आगे बढ़ी रही थी कि तभी एफरीन उसके सामने आकर उससे ये कहती है कि तुम रुक जाओ। अगर मैं सच बताऊं तो मैं तुमसे पंगा लेने के लिए नहीं आई हुई हूँ। वहीं पर ये सुनकर एफरीन हैरान हो जाती है। सिल्विया सामने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम शांत होकर सामने की तरफ देखो। वहीं पर वो अपने कुछ पावर को सामने की तरफ थ्रो करती है जो कि उस दरवाजे से टकराते के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं पर ये देखकर एफरीन काफी हैरान हो जाती है। सिल्विया ये कहती है कि भले जो ये अमाउंट है वो काफी छोटी है, लेकिन इस बैरियर के अंदर डिमोनिक एनर्जी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी मैजिक है वो काम नहीं करने वाली है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा शोर मचाने की जगह शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये काम एक डेब्यूटेंट का नहीं है। वहीं पर इस कारण से एफरीन को अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है। तभी इन्हें पीछे की तरफ से किसी की आवाज आती है। कोई ये कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं पर उसकी आवाज को सुनकर एफरीन हैरान होते हुए पीछे की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तो डेक्यूलिन है। वहीं पर जो डेक्यूलिन है वो यहाँ पर आता हुआ ये कहता है कि यहाँ पर काफी सारी आवाज है। वहीं पर वो उस बैरियर की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो एक बैरियर मैजिक है।
भले मैंने इस जगह पर कंप्रीहेंशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। ये इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। और वो ये कहकर अपने पास से लोक यूक्लाइन वांड को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसकी एक खासियत होती है कि अगर कोई यूक्लाइन ब्लड लाइन वाला बंदा इसके जरिए एक्सोर्सिज्म या एक्सपल्सन करता है एविल स्पिरिट के खिलाफ, तो ये काफी ज्यादा एक्सलेंट पावर रिलीज करेगी। वहीं पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि इस बैरियर के अंदर से थोड़ी बहुत डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। वहीं पर डेक्यूलिन अपने इस वॉन्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को अंदर जाने के लिए हल्का सा ब्रेक कर देता है। वहीं पर उसके पावर को देखकर बाकी के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर वो लोग आगे कुछ कह पाते हैं उससे पहले ही डेक्यूलिन इसके अंदर चला जाता है। वहीं पर ये देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर डेक्यूलिन को अंदर की तरफ देखकर जो फंसे हुए बच्चे होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो प्रोफेसर डेक्यूलिन है, हम लोग बच चुके हैं। तभी जो प्रोफेसर डेक्यूलिन होता है वो उनसे ये पूछता है कि क्या तुम ही लोग यहाँ पर आए हुए थे। इस पर वो बच्चे ये बताते हैं कि ऊपर की तरफ और भी है। वहीं पर ये सुनकर डेक्यूलिन ये कहता है कि अच्छा। तभी जो एक बच्ची होती है वो डेक्यूलिन से ये कहती है कि क्या आप अकेले उन्हें खोजने के लिए जाने वाले हैं, ऊपर काफी खतरा है। इस पर डेक्यूलिन ये कहता है कि ये ठीक है, यहाँ पर एक तरीका है। और वो ये कहकर अपने पास से एनर्जी वाले शॉट्स को बाहर की तरफ निकालते हुए चारों जगह पर फैला देता है और वो उनसे ये कहता है कि मुझे जल्दी सारी चीजें पता चल जाएगी। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये बताता है कि क्लीनअप्स के दौरान मैंने कभी भी अपने ट्रेनिंग को पीछे नहीं छोड़ा और इस चीज की वजह से जो मेरी एबिलिटीज थी उनकी जो प्रोग्रेस है वो 30% से बढ़ गई और मैंने यहाँ पर अपने टेलीकाइनेसिस को ताकतवर करने के लिए मेटल इन्हांसमेंट का इस्तेमाल किया अपने शरीर के अंदर और उसके बाद मैंने मेमोराइज का इस्तेमाल किया और इस चीज की वजह से उस बर्तन को लेसन करने के लिए मैंने उड स्टील का इस्तेमाल किया और इसका रिजल्ट ये रहा कि मैंने फाइनली गेम सिस्टम के कुछ बोनसेस को हासिल कर लिया। वहीं पर डेक्यूलिन आगे उन बच्चों से ये कहता है कि मैंने उन्हें खोज लिया। वहीं पर वो ऐसा इसलिए कर पाया होता है क्योंकि उसके पास डिटेक्शन की एक फंक्शन होती है, जिस कारण से वो अपने उड स्टील के जरिए दूर से छिपे हुए चीजों को भी डिटेक्ट कर सकता है। वहीं पर वो इस एबिलिटी के बारे में ये बताता है कि जो ये स्पेशल बोनस है वो कंप्रीहेंशन के द्वारा आया है, जिसकी वजह से जो मेरी प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी है वो परफेक्ट बन चुकी है और जबकि मैंने सेकंड सेंस को हासिल कर लिया है तो अब मैं स्पेस के थ्रू मूव कर सकता हूँ। वहीं पर वो इसी के साथ ही अपने डिटेक्शन मैजिक के जरिए सारे बच्चों को खोजते हुए नीचे की तरफ ले आता है, जो कि यहाँ पर खुश होते हुए ये कहते हैं कि मैं तो जिंदा हूँ, मुझे ये लगा था कि मैं मारा जाऊंगा। वहीं पर ये देखकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि इस चीज की वजह से मैंने इजिली उन्हें खोज लिया, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम चालू होती है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो बाकी के मेजेस हैं वो डिमोनिक एनर्जी के अंदर ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते हैं। हालांकि अगर मैं रफली कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस बैरियर को रिलीज कर सकूं, इसलिए मुझे एक रास्ता खोजना पड़ेगा। तब उसके दिमाग के अंदर कुछ आता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर जो ये बैरियर है वो स्पेल के जरिए ही ट्रिगर नहीं हुआ होगा, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जो कि एक स्विच की तरह काम करता है। तभी उसकी नजर साइड पर पड़ती है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि शायद ये हो सकता है और वो अचानक से उस दिशा में काफी सारे उड स्टील को भेजता है। वहीं पर उसे ये करता हुआ देखकर सारे बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जैसे उसकी उड स्टील उस डायरेक्शन में जाती है तो डेक्यूलिन काफी हैरान हो जाता है। तभी वो एक एबल सा लुक देते हुए ये कहता है कि मैंने उसे खोज लिया और इसी का साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये सीरीज मजेदार लगी होगी। अगर हाँ तो मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि काफी सारे बच्चे एक स्पेल के अंदर कैद हो गए थे, जिन्हें बचाने के लिए डेक्यूलिन अंदर चला जाता है और वो वहां जाने के बाद सबसे पहले वो सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता है। इसके बाद वो ये सर्च करना चालू कर जाता है कि आखिर किस मैकेनिज्म के जरिए इस स्पेल को क्रिएट किया गया हो, ताकि वो उसे ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर सके। और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये सोच रहा होता है कि जिस किसी ने भी इस बैरियर को एक्टिवेट किया है वो इन्हीं लोगों में से छुपा हुआ है, तो इसका मतलब ये है। और वो ये कहते के साथ ही अपने शॉट्स को चारों तरफ घुमाना चालू कर जाता है। वहीं पर ये देखकर सारे बच्चे काफी घबरा जाते हैं। तभी जो डेक्यूलिन होता है वो अपने शॉट्स से किसी के ऊपर अटैक करते हुए ये कहता है कि मैंने उसे खोज लिया। और वो उससे ये कहता है कि तो तुम नहीं यहाँ पर इस बैरियर को एक्टिवेट किया है। डोर्म सुपरवाइजर उसने यहाँ पर अपने शॉट्स को उस रेड हेयर वाले गर्ल की तरफ किया हुआ होता है। वहीं पर ये सुनकर ये डोर्म सुपरवाइजर काफी हैरान हो जाती है और वो डेक्यूलिन से ये कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा प्रोफेसर, आखिर आपका इससे मतलब क्या है। डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि तुम यहाँ पर बहाने मत बनाओ, जो तुम्हारे शरीर के ऊपर ओरिजिन से इनग्रेव्ड है तुम उसे छुपा नहीं सकते हो, तुम कितनी ही ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लो। वहीं पर वो उससे सीरियस होकर ये कहता है कि तुम्हारे बालों के अंदर से एसएस नीचे की तरफ गिर रहे हैं, इसलिए नौटंकी मत करो। वहीं पर ये सुनकर डोर्म सुपरवाइजर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पर डेक्यूलिन अपने वांद को उसकी तरफ करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर एस बोर्न मेज हो। वहीं पर ये सुनकर सारे लोग डोर्म सुपरवाइजर की तरफ देखने लगते हैं। वहीं पर अपना भांडा फूटने के बाद डोर्म सुपरवाइजर काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं पर हमें एसएस के बारे में बताया जाता है। ये उन्हीं चारों पिलर्स में से एक पिलर आता है जो कि इस मैजिक भरी दुनिया को कंपोज और सपोर्ट करता है। लेकिन जो ज्यादातर मेजेस होते हैं वो उनसे नफरत या फिर उनके एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो उससे मेंशन करना भी नहीं पसंद करते हैं। और इसी चीज की वजह से जो एसएस है वो डार्क मेजेस के लिए काफी मस्त जगह मानी जाती है। वहीं पर डोर्म सुपरवाइजर डेक्यूलिन से ये कहती है कि मुझे ये पता नहीं है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है डेक्यूलिन। और वो ये कहकर अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहती है कि जो कोई भी एसएस से बिलोंग करते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें एस बोर्न कहे। वहीं पर ये सुनते के साथ ही डेक्यूलिन फौरन से अपने शॉट्स को उसकी तरफ भेज देता है। वहीं पर ये देखकर डोर्म सुपरवाइजर काफी हैरान हो जाती है और उसे ये लगता है कि डेक्यूलिन उसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपने शॉट्स के जरिए डोर्म सुपरवाइजर के पीछे जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें पकड़ते हुए अपने पीछे ले आता है। वहीं पर ये देखकर डोर्म सुपरवाइजर गुस्सा होते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए डेक्यूलिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कहती है कि तुम तो मेरे बारे में भूल चुके हो। और वो यह कहकर अपने फायर बॉल से डेक्यूलिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो डेक्यूलिन होता है वो काफी इजीली उन फायर अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो डोर्म सुपरवाइजर से ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मामूली समझ रही हो, और जबकि तुमने ये कहा है कि तुम मुझे मारने वाली हो तो ये थोड़ी सी फ्लेम काम नहीं करने वाली है। वहीं पर ये सुनकर डोर्म सुपरवाइजर चिल्लाते हुए ये कहती है कि वो तो बस ग्रीटिंग्स थी। वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि आखिर मैं गलती कहाँ पर कर रही हूँ। वहीं पर वो ये कहकर एक सिंगल अटैक डेक्यूलिन के ऊपर चलती है, लेकिन डेक्यूलिन उससे भी रोक लेता है। वहीं पर ये सुनकर वो इस जगह पर एक पर्पल अटैक करती है, लेकिन डेक्यूलिन के पास जाते के साथ ही वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर इस कारण से डोर्म सुपरवाइजर परेशान होते हुए ये कहती है कि आखिर वो मेरे मैजिक को इतने इजीली कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर इसका कारण ये बताता है कि यहाँ पर काफी सारी डिमोनिक एनर्जी के लेयर मौजूद है, जिस कारण से मेरे पास अनलिमिटेड माना है, और जो माना है वो पहले से और भी प्योर हो चुकी है। और ये बात सिंपल सी है क्योंकि डेक्यूलिन के पास यूक्लाइन की ब्लड लाइन है जो कि डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उससे और भी प्योरीफाई करते हुए इस्तेमाल कर सकती है, और जो उसकी प्योरिटी होती है वो एक स्टेज से और भी ज्यादा प्योर हो जाती है। वहीं पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि ये इस एस बोर्न मेज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं पर उसके और एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए ये कहता है कि तुम मेरे सामने नहीं जीत सकती हो। वहीं पर इस कारण से वो डोर्म सुपरवाइजर काफी ज्यादा थक चुकी थी। वहीं पर डेक्यूलिन आगे सीरियस होकर
ये कहता है कि इसी वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पर एस बोर्न कहता हूँ। वहीं पर ये सुनकर डॉर्म सुपरवाइजर काफी गुस्सा हो जाती है। डेक्यूलिन आगे उनसे ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कचरे से भी ज्यादा खतरनाक हो, तुम लोग इस सोसाइटी को काफी ज्यादा गंदे करते हो और तुम्हारे पास एक ही स्किल है यहाँ पर डर्टी नेचर का इस्तेमाल करना, जिस कारण से तुम लोग सुधर भी नहीं सकते हो। डॉर्म सुपरवाइजर ये कहती है कि तुम इतने बकवास शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुम इतने ही ग्रेट हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर उन बच्चों के मरने से पहले इस बैरियर को डिसबैंड कर दो, क्या तुम ये नहीं कर सकते हो? डेक्यूलिन ये कहता है कि चलो मैं अब तुम्हें ये बताऊंगा कि आखिर तुम जैसे बेवकूफ ने आखिर गलती क्या करी है। वहीं पर वो ये कहकर अपने शार्ट्स को नीचे फ्लोर में धसा देता है और वो आगे ये बताता है कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो कि तुमने यहाँ पर स्पेस की जगह बिल्डिंग में बैरियर को कास्ट किया है। जो ऐसे बैरियर्स होते हैं वो बिल्डिंग के डिसअपियर होने के बाद डिसअपियर हो सकते हैं, इसलिए तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। वहीं पर ये सुनकर डॉर्म सुपरवाइजर चिल्लाते हुए यह कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? क्या तुम इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने वाले हो? तभी डेक्यूलिन उसका नाम लेता है और वो उससे यह कहता है कि अलरोज। वहीं पर ये सुनकर ये काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें ये लगा था कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ? वहीं पर डेक्यूलिन ये कहकर अपने शार्ट्स को ब्लास्ट करते हुए इस कमरे के अंदर काफी बड़ा धमाका करता है। वहीं पर ये देखकर अलरोज ये कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम मरना चाहते हो? डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि क्या तुम जल्द ही अपने थ्रू फॉर्म के अंदर आने वाले हो ना? वहीं पर ये सुनकर अलरोज हैरान होते हुए ये कहती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी जो डेक्यूलिन होता है वो अपने एक शार्ट को काफी तेजी से उसके पास भेजता है, जो कि सीधे उसके धड़ को उसके सर से अलग कर देता है और ये होते के साथ ही एक मैनेकिन के अंदर चेंज हो जाती है। तभी डेक्यूलिन अपने स्टूडेंट से ये कहता है कि सभी लोग मेरे आसपास इकट्ठा हो जाओ। वहीं पर मैं कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग इस बिल्डिंग को हिलता हुआ देख कर ये कहते हैं कि लगता है कि ये कोलैप्स होने वाला है। तभी जो एफरीन की दोस्त होती है वो एफरीन को बाहर चलने के लिए कहती है। तभी थोड़ी देर के अंदर जो ये बिल्डिंग होता है वो कोलैप्स कर जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी एंड होता है। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेक्यूलिन ने इस रूम के अंदर कास्ट करने वाली मेज को हरा दिया था, जो कि असल में एक डोल थी और वो यहाँ की स्पेल को तोड़ने के लिए एक जोरदार धमाका कर देता है, जिसकी वजह से ये आसपास की जगह हिलने लगती है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यह दिखाया जाता है कि जिस बिल्डिंग के अंदर सारे लोग फंसे हुए थे वो पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। वहीं पर आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तभी जो एफरीन की दोस्त होती है वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि एफरीन उधर देखो, ये तो प्रोफेसर डेक्यूलिन है और देखने से ऐसा लग रहा है कि सारे लोग ठीक है। तभी जो एफरीन होती है वो अपने दोस्तों की तरफ भागते हुए कहती है कि क्या तुम सारे लोग ठीक हो? तभी उनमें से एक दोस्त एफरीन के आके गले लग जाती है और वो घबराते हुए कहती है कि जब अचानक से वो कमरा चेंज हो गया तो मैं काफी घबरा गई थी। इस पर एफरीन उसे दिलासा देते हुए कहती है कि अब सारी चीजें ठीक हो चुकी है, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगाना? इस पर उसकी दोस्त ये कहती है कि मैं ठीक हूँ। उस वक्त पर प्रोफेसर डेक्यूलिन अचानक से आ गए थे और उन्होंने सारी चीजें ठीक कर दी और इन सभी कारणों का पीछा एसएस की मेज थी। वहीं पर यह सुनकर एफरीन हैरान होते हुए डेक्यूलिन की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि क्या खुद से डेक्यूलिन ने इसका सॉल्यूशन निकाला? क्या वो यहाँ पर बकवास नहीं करता रहता है? वहीं पर जो सिल्विया होती है वो डेक्यूलिन के पास जाकर उससे ये पूछ रही थी कि प्रोफेसर क्या आप ठीक हैं? डेक्यूलिन हाँ में जवाब देता है। वहीं पर इसी के साथ ही डेक्यूलिन की जो ये क्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो जाती है। वहीं पर हमें पीछे की तरफ एक कोने वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा किसी लेडी से ये कहता है कि क्या तुम फेल हो गई? ये तो सच में काफी ज्यादा बकवास है अलरोज। इस पर वो लड़की जिसका नाम
अल रोज था वो कुछ भी नहीं कहती है। वो चोगे वाला बंदा ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि तुम मुझ जैसे कमजोर आदमी के हाथों हार जाओगे। क्या इसी की वजह से जो लोगों का हमारे ऊपर यकीन है वो गिरता जा रहा है। अल रोज अपने पास से कोई सीसी वाली सामान को निकालते हुए कहती है कि ये पूरे तरीके से बकवास है। जबकि देखियोलिन मेरा सामना कर पाया तो इसका मतलब ये है कि वो कोई मामूली बंदा नहीं है, इसलिए उसका सामना करते वक्त तुम्हें ध्यान रखना होगा। और हाँ, कुछ हद तक हम लोगों ने अपने गोल को अचीव कर लिया। इस पर वो बंदा इस सीसी को लेते हुए कहता है कि ओह, तो ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो उतना भी बुरा नहीं है। वो आगे जाते हुए कहता है कि भले अभी के वक्त पर हमने सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी इसी तरीके से हम लोग अपने गोल तक पहुंचने वाले हैं। और आखिर में जाकर हम लोग सारी चीजें डीमन के ऊपर ब्लेम कर देंगे। वो आगे ये कहता है कि जो मेजिस की स्पिरिट और जो उनकी मानव विल होती है वो डॉल्स को प्रोड्यूस करने के लिए काफी बेहतरीन मटेरियल्स मानी जाती है, इसलिए मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर अल रोज कुछ भी नहीं कहती है। ये मिस्टीरियस बंदा आगे ये कहता है कि जो हमारी सोच का जो रास्ता है वो काफी सारे कांटों से घिरा हुआ है। भले जो एक शरीर को बचाने का जो रास्ता था उसे किसी ने रोक दिया है, लेकिन फिर भी उस बंदे को मैनिफेस्ट करने के लिए हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि यही सही रास्ता है एनलाइटमेंट का। वह पर उसके रिएक्शन को देखकर अल रोज अपने मन के अंदर ये कहती है कि ये तो एक नंबर का पागल आदमी है। क्या वो ये नहीं मान सकते कि जो उनका गोद है वो मारा जा चुका है? क्या वो यहाँ पर अपने मरे हुए गोद को रिसरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यहाँ पर अपने सपनों को कारण उनके हाथों नाच रही हूँ, लेकिन जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे ये काफी डिस्गस्ट करता है। नहीं, मुझे ये सारी चीजें सोचना बंद करना होगा। अगर मैं और भी दोस्त क्रिएट कर लेती हूँ तो यही चीज मेरे लिए बेहतरीन रहेगी। वहीं पर वो भी जाते हुए ये कहती है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो देखियोलिन था वो सारे बच्चों का क्लास ले रहा था। तभी देखियोलिन सभी बच्चों से आगे ये कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों को ये पता होगा कि आखिर डोर्म नंबर 3 के अंदर कौन सा रिवीन्स पाया गया था, इसलिए तुम लोगों को अब घमंड नहीं दिखाना चाहिए। और वैसे भी तुम सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हो। तभी देखियोलिन आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि उन रिवीन्स के अंदर एक स्पेल पाया गया था जो उसकी शेप थी वो उस स्पेल से काफी ज्यादा डिफरेंट थे, जिससे कि मैंने मैजिक टावर के अंदर सीखा था। जो उसकी फॉर्म थी वो काफी ज्यादा अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम के अंदर एफरीन ऐसी किसी चीज को सीखेगी। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि जब मैंने उस वक्त पर उसके अंदर मैजिक को इन्फ्यूज करते हुए रिकंस्ट्रक्ट किया तो मेरे सामने कुछ वर्ड्स आए जिस पर ये लिखा हुआ था कि जो एस का जजमेंट है उसके लिए तुम लोग तैयारी कर लो, क्योंकि जल्दी जो ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारे कमजोरी और तुम्हारे घमंड को चेक किया जाएगा। वहीं पर उस चीज को याद करते हुए देखियोलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो वो सारी चीजें लिखी हुई थी उसका मतलब वो लोग वार को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इस गेम के असल दुश्मन हैं वो इस एम्पायर के अंदर अपने पंजे गड़ाना चालू कर चुके हैं। तभी देखियोलिन सभी बच्चों से ये कहता है कि हालांकि जो ये मुद्दा है वो प्रोफेसर्स और उनके ऊपर वाले लोगों के ऊपर छोड़ दो और इस बकवास से चीजों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दो और अपने पढ़ाइयों के ऊपर फोकस करना चालू कर दो। और मैं तुम लोगों को एक चीज अनाउंस करना चाहता हूँ। यहाँ पर फिलहाल में एक इंपीरियल ऑर्डर आया हुआ है जिसकी वजह से तुम लोगों को प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिया जाएगा। वहीं पर ये सुनकर ये सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। देखियोलिन आगे ये कहता है कि जो प्रैक्टिकल है वो माउंटेन ऑफ डार्कनेस में होने वाला है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें माउंटेन ऑफ डार्कनेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एफरीन अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को देने के लिए आ चुकी थी। वहीं पर वो आगे ये कहती है कि कौन ये सोच सकता
लगता था कि मैं वापस से माउंटेन ऑफ डार्कनेस के अंदर आऊंगी, क्योंकि डीमन के अपीयरेंस की वजह से इसे कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था। वो आगे बढ़ते हुए ये कहती है कि जो हमारे नए एम्परर हैं वो ये चाहते हैं कि जो इंपीरियल मेजेस हैं वो आने वाले टाइम के लिए डीमन का सामना करने के लिए अपने पावर को बढ़ाएं। जबकि यहाँ पर एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन आया हुआ है, तो सारे बच्चों को यहाँ पर माउंटेन ऑफ डार्कनेस आना जरूरी है ताकि वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आकर ट्रेन कर सके। वहीं पर वो डेक्यूलिन की बातों को याद कर रही थी, जिसने ये कहा था कि माउंटेन ऑफ डार्कनेस के अंदर तुम्हें 3 असाइनमेंट करने हैं जो कि तुम लोग अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद जमा कर सकते हो। पहला असाइनमेंट ये है कि तुम्हें एक मैजिक इंग्रेडिएंट खोजना है, और दूसरा ये है कि तुम्हें एक मैजिकल फिनोमेनन को विटनेस करना है, और तीसरा ये है कि तुम्हें एक डिमोनिक बीस्ट का सामना करना है। वहीं पर इन सारी चीजों को याद करते हुए एफरीन आगे ये कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने अभी तक खतरनाक फिनोमेनन को नहीं देखा है। तभी साइड में से झाड़ियों से उसे कुछ हिलने की आवाज आती है। ये देखकर वो काफी चौक हो जाती है और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि क्या ये एक डिमोनिक बीस्ट है। वहीं पर वो फाइट करने के लिए तैयार होते हुए ये कहती है कि तुम बाहर की तरफ निकलो, मैं तुम्हें रोते दम तक मारूंगी। वहीं पर थोड़ी देर के बाद उस झाड़ी के अंदर से सिल्विया बाहर की तरफ निकलती है। वहीं पर उसे देखकर एफरीन हैरान होते हुए सिल्विया कहती है। तभी सिल्विया ये कहती है कि बेवकूफ एफरीन, क्या तुम मुझे रोते दम तक मारने वाली हो? यह सुनकर एफरीन कुछ भी नहीं कहती है। वहीं पर वो आगे बढ़ते हुए ये कहती है कि क्या तुम यहाँ पर अपने पहले असाइनमेंट को खत्म करने की तैयारियां कर रही थी, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, भले तुम मिड टर्म्स के अंदर फर्स्ट आई थी। इस पर सिल्विया ये कहती है कि क्या तुम्हें ये डर है कि मैं फिर से तुम्हें हरा दूंगी? इस पर एफरीन गुस्सा होते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा जाहिल है। वो आगे ये कहती है कि तो तुमने यहाँ पर 3 असाइनमेंट में से किसी एक असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है। इस पर सिल्विया ये कहती है कि मैंने एक मैजिकल फिनोमिनन को विटनेस कर लिया है, मुझे बस उसके बारे में नोट्स को क्रिएट करते हुए सबमिट करना होगा। ये सुनकर एफरीन हैरान होते हुए यह कहती है कि क्या अभी इतनी जल्दी? इस पर सिल्विया ये कहती है कि हाँ, क्योंकि जो टाइम है वो काफी ज्यादा कम बचा हुआ है। हमारे यहाँ पे आए हुए लगभग 20 घंटे हो चुके हैं और आते के साथ ही मैंने माउंटेन ऑफ डार्कनेस के चक्कर लगाना चालू कर दिया था। ये सुनकर एफरीन ये कहती है कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? आखिर ये कैसे हो सकता है? हमारे क्लास खत्म किए हुए 20 घंटे भी नहीं हुए हैं। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि जो सिल्विया के कपड़े हैं वो काफी ज्यादा गंदे हैं। इसे देखकर मुझे नहीं लगता है कि ये 3 या फिर 4 घंटों के अंदर हुआ होगा। क्या वो सच कह रही है? तभी उन्हें साइड से किसी की आवाज आती है जो कि यह कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई है। वहीं पर उसकी आवाज को सुनकर ये लोग हैरान होते हुए आवाज आने वाले दिशा की तरफ देखना चालू कर जाते हैं। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें डेक्यूलिन को दिखाया जाता है, जिसके पास कुछ नाइट्स आते हुए कहते हैं कि प्रोफेसर डेक्यूलिन। वहीं पर उन्हें इतनी हड़बड़ी माता हुआ देखकर डेक्यूलिन ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। इस पर ये नाइट्स ये बताते हैं कि ये एक इमरजेंसी है, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। इस पर डेक्यूलिन इसके बारे में पूछता है। ये नाइट्स ये बताते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा हमें एक अर्जेंट मैसेज मिला है, जो माउंटेन ऑफ डार्कनेस है उसके अंदर लोहा कण घुस चुका है। वहीं पर यह सुनकर डेक्यूलिन काफी सीरियस हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या लोहाकन, क्या ये वही पावर हाउस है? वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो माउंटेन ऑफ डार्कनेस है वहाँ पर अभी के वक्त पर बच्चों के प्रैक्टिकल की वजह से काफी सारे बच्चे गए हुए हैं। अगर इनका सामना लोहाकन से होता है तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ ही डेक्यूलिन को उसका एक और मिशन मिल जाता है जिसका नाम मिडल बॉस इवेंट होता है। अगर वो इस मिडल बॉस को हरा देता है तो उसे रिवॉर्ड
रिवॉर्ड के तौर पर आइटम कैटालॉग की एक पेज और स्टोर करेंसी 2 मिलेगी। वहीं पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो क्या जो मिडल बॉस का इवेंट है वो ट्रिगर हो चुका है। वहीं पर वो ये सोचकर नाइट से ये कहता है कि ठीक है, चलो माउंटेन ऑफ डार्कनेस कर चलते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही फिर से हमें माउंटेन ऑफ डार्कनेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि एक ओल्ड मैन ने सिल्विया और एफरीन को आवाज लगाई थी। तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो काफी प्यारे फेस के साथ ये कहता है कि यहाँ पर इसका कारण ये है कि मैंने यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट की थी जो कि किसी कारण से यहाँ पर डिसजॉइंट हो गई, इसलिए ये माउंटेन ऑफ डार्कनेस के द्वारा किया हुआ मैजिकल फिनोमिनन नहीं है, मुझे माफ करना, इसके अंदर तुम लोग फंस गए। तभी जो एफरीन होती है वो ये कहती है कि मैं ये पूछती हूँ कि आखिर तुम कौन हो। इस पर ये ओल्ड मैन ये कहता है कि मेरा नाम मुर्कन है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें नाइट्स और डेक्यूलिन को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं पर नाइट्स ये बताता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा हमें ये पता चला है कि वो बंदा खुद को मुर्कान कहकर पुकार रहा है, जिसकी वजह से वो बंदा सबको चकमा देते हुए यहाँ पर आ पाया और हमें यह भी पता चला है कि वो माउंटेन के अंदर है। वहीं पर ये सुनकर डेक्यूलिन ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ महसूस होता है और वो काफी तेजी से सामने की तरफ चला जाता है, नाइट्स को पीछे छोड़ते हुए। वहीं पर हमें फिर से इन बच्चों का सीन दिखाया जाता है। सिल्विया अपने मन के अंदर ये कहती है कि जो ये बूढ़ा व्यक्ति है उसकी जो माना है वो नॉर्मल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक आर्च मेज है। तभी ये ओल्ड मैन आगे ये कहता है कि मुझे लगता है कि ये किस्मत की बात है कि मेरी मुलाकात तुम दोनों से हुई है, इसलिए मैं तुम दोनों से एक फेवर मांगना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम दोनों को काफी बेहतरीन चीज दूंगा। वहीं पर उसके पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बच्चों की लाशें मौजूद थी और इसी के साथ ही इसका एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, अलविदा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एफरीन और सिल्विया की मुलाकात एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदे से हो चुकी थी जो कि उन्हें अपने बातों के अंदर फंसाकर अपने पास बुला रहा था और वो उनसे ये कहता है कि अगर तुम लोग मेरे पास आओगे तो तुम्हें काफी बेहतरीन चीज दूंगा। वहीं पर लास्ट में हमें उसके बैकग्राउंड का सीन दिखाया गया था जहाँ पर काफी सारे लोगों की लाश मौजूद थी। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि लोहाकन सिल्विया और एफरीन से ये कहता है कि अगर जो मैंने तुमसे कहा है अगर तुम लोग वो करते हो तो मैं तुम्हें कुछ बेहतरीन चीज दूंगा। वहीं पर ये सुनकर एफरीन खुश होते हुए ये कहती है कि क्या कुछ बेहतरीन, आखिर वो क्या चीज है, मुझे पहले उसे देखना होगा। वहीं पर उसकी इस रिएक्शन को देखकर सिल्विया उससे ये कहती है कि एफरीन तुम अपनी आंखों के रिएक्शन को चेंज करो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर लोहाकन भी एम्बैरेस्ड हो जाता है। तभी वो आगे अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ और वो ये कहकर अपने पास से 2 फेरीज को निकालता है जो कि सीधा उड़ते उड़ते जाकर एक फेरी एफरीन के अंदर चली जाती है और दूसरी फेरी सिल्विया के अंदर चली जाती है। वहीं पर इस कारण से ये दोनों हैरान होते हुए ये कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इस पर लोहाकन उनसे ये कहता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, गहरी सांस लो और इसे एक्सेप्ट कर लो। वहीं पर ये सुनकर ये दोनों ये करते हैं तो उन दोनों के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी आसमान की तरफ निकल कर जाने लगती है। वहीं पर इस एनर्जी के खत्म होने के बाद ये लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो ये पूछते हैं कि आखिर अभी क्या हुआ। लोहाकन ये जवाब देता है कि अभी तुम्हारे शरीर के अंदर जो गई उसे स्पिरिट कहा जाता है जो कि आने वाले टाइम के अंदर तुम्हारे शरीर को डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी और जबकि तुम दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड हो इसलिए तुम लोगों ने उसे एक्सेप्ट करने में
कामयाबी हासिल कर ली। वहीं पर ये सुनकर सिल्विया अपने मन के अंदर ये कहती है कि अभी के वक्त पर हमारे सामने जो स्पिरिट थे उससे स्पेल ऑफ लाइट कहा जाता है, जो कि एक हाईएस्ट रैंकिंग की स्पिरिट मानी जाती है, जो कि सारे एट्रीब्यूट जैसे कि वाटर, अर्थ, फायर और विंड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई होती है। और इस बूढ़े आदमी ने उन्हें इतने इजीली बना लिया, आखिर वो कौन है? तभी लोहा कन अपने पास से एक लेटर को निकाल कर ये कहता है कि क्या तुम लोग इस लेटर को मेरे फैमिली तक डिलीवर कर सकते हो? मुझे बूढ़े आदमी को कुछ काम आ चुका है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। इस पर एफरीन इस लेटर को एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके बदले हमें कुछ तो मिला ना। लोहाकन ये कहता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो पैसों से काफी ज्यादा कीमती है। वहीं पर ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर देक्युलीन आ जाता है और वो लोहाकन से ये कहता है कि तो तुम यहाँ पर हो, तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। लोहाकन वहीं पर ये सुनकर लोहाकन काफी सीरियस हो जाता है और उसके अंदर से काफी अजीब माना रिलीज होने लगती है। वहीं पर ये देखकर सिल्विया और एफरीन काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ हमें लोहाकन के बारे में बताया जाता है, जो कि इस कॉन्टिनेंट के बेस्ट मेजेस में से एक माना जाता है और साथ ही साथ वो इस जनरेशन का सबसे ज्यादा वर्स्ट क्रिमिनल है और वो यहाँ पर ब्लैक बीस्ट में टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल्स में से आता है। उसका ये क्राइम है कि उसने एम्पायर के एम्प्रेस को असैसिनेट किया था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें डेक्युलीन के मेन क्वेस्ट को दिखाया जाता है, जो कि लोहाकन की कहानी होती है। उसका ये गोल होता है कि उससे लोहाकन से कुछ रिसीव करना है और इसका रिवार्ड आइटम कैटालॉग का एक पेज होगा और साथ ही साथ हम स्टोर करेंसी एक मिलेगी। वहीं पर डेक्युलीन अपने मन के अंदर ये कहता है कि और साथ ही साथ ये वही बंदा है जो कि आने वाले मेन क्वेस्ट के अंदर काफी ज्यादा हिस्सेदारी रखेगा। वहीं पर डेक्युलीन की बातों को सुनकर सिल्विया ये पूछती है कि हेड प्रोफेसर डेक्युलीन, क्या आपने जो कुछ भी कहा वो सच है? क्या जो ये बंदा है वो लोहाकन है? वहीं पर उनकी बातों को सुनकर लोहाकन डेक्युलीन से ये कहता है कि तो तुम हेड प्रोफेसर बन चुके हो, जब मैं तुम्हें सिखा रहा था तुम्हारे पास उतनी स्किल नहीं थी कि तुम इस पोजीशन के अंदर आ जाओ। इस पर डेक्युलीन एफरीन और सिल्विया के सामने आते हुए ये कहता है कि काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है। लोहाकन ये कहता है कि जो स्किल एक ऐसी चीज होती है जो कि आसानी से चेंज नहीं हो सकती है। क्या तुमने इस जगह को पाने के लिए किसी की जिंदगी तबाह की है? डेक्युलीन ये कहता है कि चीजें चेंज हो चुकी है, जैसा कि आप ये महसूस कर सकते हैं कि मैंने बिना किसी परेशानी के आपके बैरियर के अंदर एंट्री ले ली है। इस पर लोहाकन इंटरेस्ट दिखाते हुए ये कहता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है। तभी डेक्युलीन ये कहता है कि एफरीन और सिल्विया जल्दी करो और माउंटेन ऑफ डार्कनेस के बाहर निकल जाओ। इस पर ये दोनों परेशान होते हुए ये कहते हैं कि लेकिन अभी अभी हमने लोहाकन के दिए हुए स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया है। इस पर लोहाकन उनसे ये कहता है कि जो वो स्पिरिट्स थे वो नॉर्मल थे, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और इसी वजह से तुम अपने वादे को कंप्लीट कर सकते हो। इस पर एफरीन ये कहते कि क्या सच में? ठीक है, मैं आपके ऊपर यकीन करती हूँ। तभी डेक्युलीन पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम लोग इस तरफ जाओ, अगर तुम लोग इस जगह से जाते हो तो तुम लोग आराम से चले जाओगे, लेकिन बीच में रोकने की कोशिश मत करना वरना तुम लोग मारे जाओगे। वहीं पर ये सुनकर ये लोग घबरा जाते हैं। वहीं पर डेक्युलीन उन्हें डायरेक्शन बताने के लिए एक शार्द देते हुए कहता है कि मेरे इस ओद स्टील शार्द के पीछे पीछे जाओ ताकि तुम लोग इस जंगल के अंदर खोगे नहीं। वहीं पर डेक्युलीन की बातों को सुनकर एफरीन और सिल्विया यहाँ पर से चले जाते हैं। वहीं पर उनके जाने के बाद अब सिर्फ लोहाकन और डेक्युलीन ही बचे हुए होते हैं। डेक्युलीन लोहाकन से आगे ये कहता है कि 157 लोग आपके इस बैरियर के अंदर खो चुके हैं। उनमें से जो 23 लोग हैं वो इसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं
और जो 37 लोग हैं वो अपने रास्ते को फोर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईस्ट, साउथ और नॉर्थ की तरफ आपके लिए एक जाल बिछाया जा रहा है और साथ ही साथ जो इंपेरियल नाइट्स हैं वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। इस पर लोहाकन अपने माना को रिलीज करते हुए ये कहता है कि तो क्या तुम यहाँ पर उनके आने तक के लिए कुछ टाइम बाई करना चाहते हो, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर कितने ही सारे लोग क्यों ना आ जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटेलिजेंस ब्यूरो के काफी सारे मेंबर्स को मार दिया है, इसलिए और लोगों को मारने पे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इस पर देखुलिन ये कहता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग से ही मेरा हारने का कोई इरादा नहीं है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर लोहाकन गुस्सा होते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी देखुलिन ये कहता है कि क्योंकि मैं फाइट नहीं करने वाला हूँ। वहीं पर ये सुनकर लोहाकन हैरान होते हुए शांत हो जाता है। तभी देखुलिन लोहाकन से ये पूछता है कि क्या आप यहाँ पर टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हुए हैं। ये सुनकर लोहाकन और भी चौंक जाता है। देखुलिन उससे ये बताता है कि अगर आप चाहे तो आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा कमजोर है। इस पर लोहाकन ये कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ चेंज हो चुका है। इस पर देखुलिन लोहाकन से ये कहता है कि ये आखिरी दफा है कि मैं आपको यहाँ पर से जाने दे रहा हूँ। इस पर लोहाकन ये कहता है कि तो क्या ये चीज हमारे पास्ट की वजह से हो रहा है। देखुलिन ये कहता है कि मुझे उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है जिसने कि यहाँ पर एम्परेस 2 वागेर को मारा था। वहीं पर यह सुनकर लोहाकन खामोश हो जाता है। वहीं पर देखुलिन उससे ये कहता है कि यहाँ पर बकवास में बातचीत करने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ पर से चले जाए। इस पर लोहाकन इसके लिए मानकर यहाँ पर से जाने लगता है। तभी वो रास्ते में रुककर ये पूछता है कि देखुलिन क्या तुम गोद के ऊपर बिलीव करते हो। इस पर देखुलिन अपने मन के अंदर स्माइल करते हुए कहता है कि वो ऐसे सवाल पूछ रहा है जो कि मुझे मेन क्वेस्ट तक लेकर जाएंगे। वहीं पर वो आगे सीरियस होते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अपने ऊपर यकीन करता हूँ। वहीं पर यह सुनकर लोहाकन स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो सच में तुम हो। ये सच में काफी अच्छा आंसर था। वहीं पर वो अपने पास से एक बुक को निकालकर देखुलिन को देता हुआ ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम्हें इससे ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इस दुनिया के कल्टिस्ट के बारे में बताया गया है, इसे जरूर पढ़ना। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस बुक के बारे में बताया जाता है। इसका नाम डिस्ट्रक्शन एक्सप्लोरेशन लॉग होता है। इसकी इंफॉर्मेशन ये होती है कि इस एक्सप्लोरेशन लॉग को पर्सनली लोहाकन ने लिखा है और ये एक ऐसी लॉग है जिसके अंदर जो कल्टिस्ट है वो आसपास घुसपैठ करते हुए तबाही मचा रहे हैं। वहीं पर इसी के साथ ही लोहाकन यहाँ पर से चला जाता है और देखुलिन की जो क्वेस्ट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। वहीं पर उसके जाने के बाद देखुलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि लोहाकन एविल नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा जुड़ाव है जिसे कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मारना है, क्योंकि वो आने वाले मेन क्वेस्ट के अंदर काफी ज्यादा भार रखने वाला है। मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि जब उसने एफरीन और सिल्विया के टैलेंट को देखा होगा तो उसकी क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जिसकी वजह से मैं उसे पकड़ पाया, वरना उसे पकड़ पाना तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था। मैं ये होप करूंगा कि वो वापस से ऐसी खतरनाक चीजें ना करे। वहीं पर ये सब सोच रहा होता है कि सामने की तरफ उसे एक जोरदार ब्लास्ट देखने को मिलता है। वहीं पर ये देखकर देखुलिन ये कहता है कि ये तो सच में एक नंबर का जहरीला बूढ़ा आदमी है, तो क्या मुझे भी पागलों की तरह हरकत करनी है। वहीं पर इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में हमें उस एरिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर देखुलिन और लोहाकन आपस में मिले थे, जो कि काफी बुरे तरीके से तबाह हो चुकी थी। वहीं पर जबकि यहाँ पर काफी सारे इंपेरियल नाइट्स आए हुए थे लोहाकन को पकड़ने के लिए, तो उन्होंने लगातार 4 दिनों तक इस जगह की छानबीन करी, लेकिन उन्हें लोहाकन नहीं मिला। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एम्परर सोफियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने नाइट से ये कहती है कि तो तुम्हारे ये कहने का ये मतलब है कि तुम लोग फेल्ड हो गए। इस पर एक नाइट ये कहता है कि योर मजेस्टी मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात सच है कि जो लोहाकन है वो इंपेरियल कैपिटल से भाग चुका है। इस पर एम्परर ये कहती है कि तुम अपने सर को उठा सकती हो, मैं ठीक हूँ।
बस मुझे जो ये रिपोर्ट है वो इस जगह पर काफी बोरिंग लग रहा है। उस रिपोर्ट के अंदर काफी सारी बातचीत मौजूद थी, लेकिन इसकी जो बॉटम लाइन थी वो ये थी कि तुम लोग लोहा कन को खोज नहीं पाए जिसने की एम्प्रेस को असैसिनेट किया था। वहीं पर ये सुनकर ये सारे नाइट्स काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। एम्परर आगे ये कहती है कि और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे ये सुनने में आया है कि डेक्यूलिन का लोहा कन के साथ एक मैजिक बैटल हुआ था। इस पर एक बंदा हमें जवाब देता है और वो ये कहता है कि जब मेरे नाइट्स उस फाइट वाले जगह पर पहुंचे तो वो पूरे तरीके से तबाह हो चुकी थी। इससे हमें ये एहसास हुआ कि वहाँ पर सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल बैटल हुआ होगा। और साथ ही साथ जब लोहाकन वहाँ से एस्केप कर रहा था तो कुछ पेड़ों के ऊपर उसके खून के निशान थे। इससे हमें ये लगता है कि शायद से लोहाकन इस बैटल के अंदर इंजर्ड हुआ था। वहीं पर यह सुनकर एम्परर ये कहती है कि क्या लोहाकन का खून, वो बंदा हमें जवाब देता है। वहीं पर यह सुनकर एम्परर स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि यहाँ पर जो मेज एडलिन और जो नाइट जाइते हैं और जो वांटेड क्रिमिनल लोहाकन है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट माने जाते हैं। तो तुम्हारे ये कहने का ये मतलब है कि डेक्यूलिन ने उन स्ट्रोंगेस्ट बंदे में से एक स्ट्रोंगेस्ट बंदे का खून निकाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसके अंदर खुद से छानबीन करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही इसका एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ओके, अलविदा।